हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। इससे पहले की क्लास में हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि विश्व में वर्तमान में मौजूद 7 महाद्वीप और 5 महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। इस सिनेरियो को हमने बड़े ही डिटेल मैनर में समझने का प्रयास किया था और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद भी आए होंगे। अब यहां से हम प्रारंभ करेंगे विश्व के इन 7 महाद्वीपों में से एक एक महाद्वीप को समझना, साथ ही साथ इनके आसपास जो वाटर बॉडी है अर्थात जो जलखंड है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास जिस महाद्वीप से प्रारंभ होगी उसका नाम है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ध्यान से अब मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन तमाम वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास अवश्य करें और यदि आपको इन वीडियोस में दिया जाने वाला कंटेंट वाकई में पसंद आता है और वाकई में आपके लिए यूजफुल होता है तो भाई आप इन वीडियोस को शेयर अवश्य करें ताकि जितने भी आवश्यक पर्सन हैं यानी कि जितने भी लोग जो कि पेड क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं परंतु यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये यूजफुल हो सके। चलिए भाई, ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं और ऐसा नहीं समझिएगा आप कि यदि मैं मैप बना रहा हूं तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है या फिर मैं टेलीग्राम हैंडल पर जाकर इसे डाउनलोड कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। याद रखिएगा यूपीएससी है, मजाक नहीं है। इसलिए आपको हैंड मैपिंग आवश्यक रूप से आनी चाहिए। अब चाहे वो इंडिया की मैपिंग हो और चाहे वो वर्ल्ड की मैपिंग हो, और वर्ल्ड में भी एक एक कॉन्टिनेंट आपके लिए परम आवश्यक माना जाता है। देखिएगा भाई, यदि आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऊपर आपको नजर आता है क्या? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और यदि बात की जाए उत्तर अमेरिका महाद्वीप की तो इन दोनों के मध्य में जो एरिया है जहां पर लगभग 8 से 9 देश आपको देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इसको नाम दिया जाता है मध्य अमेरिका महाद्वीप वाला एरिया। अब ये कोई अलग से महाद्वीप नहीं है, बस इसको मध्य अमेरिका नाम दिया जाता है। याद रखना, इसी क्षेत्र में आपको ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा ये तमाम देश देखने के लिए मिलेंगे। अब इस पूरे वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि यदि कोई भी किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई भी पार्ट या फिर कोई भी पोर्शन या फिर कोई भी देश वर्तमान में चर्चा में रहा है तो ये क्यों रहा है और इसका मेन कारण क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कशन होगा और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हम यहां पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि एक ही वीडियो में आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और साथ ही साथ यहां पर आपका करंट भी कवर हो सके। देखिएगा भाई, ये मैंने 2 मैप इसलिए बनाया है ताकि आप समझ सकें कि इसमें हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे और इसमें हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। यानी कि इसमें हम देखेंगे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, ये सब वगैरह। ठीक है, और साथ में अमेजन वन या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र यहां पर हम देखेंगे। यदि कोई भी देश चर्चा में रहा है तो उसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यदि हम देखें तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन कहलाता है इसको नाम दिया जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वाला एरिया। परंतु याद रखो कि यहां पर आपको एक देश देखने के लिए मिलेगा, इसे नाम दिया जाता है पनामा। 20 जनवरी 2025 से जब से यूएसए की गद्दी पर ये डोनाल्ड ट्रंप सर पधारे हैं, जब से आप पाएंगे कि भाई बहुत सारे सिनेरियो निकल के आते हैं जिनमें से ये पनामा एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो पनामा नहर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में जाने के लिए यूएसए के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसकी बात करते हैं तो, और ये चर्चा में थी। कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस पनामा पर वापस से अधिकार लेने का प्रयास करेगा कौन? यूएसए। इस सिनेरियो में ही चर्चा में है। जब मैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सभी बातें डिस्कशन में आएंगी। तो अभी हम चालू करते हैं इस पनामा के दक्षिणी भाग से यानी कि मुख्यतः साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से हम इसके बारे में समझना प्रारंभ करते हैं। तो इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा एक सागर जिसको नाम दिया जाता है कैरिबियन सागर। परंतु याद रखिएगा कि जो कैरिबियन सागर है यह असल में किस सागर का विस्तार है? तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है अटलांटिक महासागर, यानी कि मोर लेस ये अटलांटिक महासागर के विस्तार की कैटेगरी में आता है। इसको मैंने कॉपी इसलिए कर लिया ताकि आगे और भी मैं इसमें डिटेलिंग कर सकूं, यानी कि ये पूरा भी भरेगा। देखते जाइएगा आप, यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है अटलांटिक महासागर वाला एरिया, दैट इज अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है जिसको नाम दिया जाता है कैरिबियन सागर, और इस पोर्शन में हमें दिखाई देता है दैट इज प्रशांत महासागर वाला एरिया। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करती है ये पनामा नहर जिसको डेवलप किया गया है यूएसए के द्वारा, है ना। और ये आती है पनामा देश में। क्यों किया गया है बाद में डिस्कस आएगा। अब यहां पर एक और बात याद रखिएगा कि असल में इस पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एकमात्र देश है जो कि कैरिबियन सागर अर्थात अटलांटिक महासागर और साथ ही साथ
इस प्रशांत महासागर के साथ भी सीमा साझा करता है और इस एक इकलौते देश का नाम है दैट इज कोलंबिया। यह है हमारा कोलंबिया देश। अब यहां पर जिन देशों के मैं नाम बोल रहा हूं उन देशों के नाम आप ध्यान से सुनिएगा। कारण यह है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई यदि कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन है, तो उसके आसपास कौन कौन से अदर देश आते हैं। जैसे यह है कोलंबिया, कोलंबिया के बाजू में वेनेजुएला, फिर गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना आपको देखने के लिए मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट ही बनाएं, भाई आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस देश का पड़ोसी देश कौन सा है। जैसे कि भाई यहां पर आपको वेनेजुएला नजर आ रहा है और वेनेजुएला की यदि आप बात करेंगे तो यहां पर एक झील आपको दिखाई देगी जिसका नाम है मराकाइबो लेक। प्रायः हम यह समझ लेते हैं कि विश्व में यदि आप खनिज तेल के भंडार के दृष्टिकोण से देखें या फिर खनिज तेल के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो हम दो ही नाम जानते हैं, एक है यूएसए और साथ ही साथ एक नाम आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, अरब के प्रायद्वीप वाले देशों का। ठीक है, परंतु याद रखिएगा कि विश्व में यदि सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार की हम बात करते हैं, प्राकृतिक तेल के भंडार की हम बात करते हैं, तो ये आता है मराकाइबो झील के आसपास वाले एरिया में, जो कि आती है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला अभी खासा चर्चा में है। इसका चर्चा में होने का मेन कारण यह है कि यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि शायद आपने सुना होगा कि यहां पर मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतने ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए हैं कि यहां पर लाख लाख रुपए के नोट छप गए हैं। यानी कि जिनकी वैल्यू हम बोलते हैं ना 1 लाख है ना, 2 लाख है, इतने के नोट छप गए हैं। कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भाई इन्होंने गरीबी को दूर करने के लिए, या फिर यूं कहा जाए कि इतने ज्यादा नोट छापे कि अब मुद्रा की जो वैल्यू है ये गिर गई, और इसीलिए जो वेनेजुएला है ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसके बाद आता है सूरीनाम, गुयाना और फ्रेंच गुयाना। उतने ज्यादा चर्चा में तो नहीं है, परंतु आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि कई बार इनके नाम आप न्यूज चैनल में अवश्य सुनते हैं। यहां पर आता है फ्रेंच गुयाना। इज दैट क्लियर? अब आगे आते हैं। जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर या फिर साइड में जाएंगे तो यहां आपको एक देश देखने के लिए मिलेगा। इसको नाम दिया जाता है इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाजू से यहां पर आता है पेरू, जिसकी राजधानी है लीमा, और यहीं पर आपको मिलेगा अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। यह है हमारा इक्वाडोर वाला स्थान, और इक्वाडोर के नीचे दिखाई देता है पेरू, जिसकी राजधानी आती है लीमा। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो पेरू की राजधानी लीमा में आपको मौजूद दिखाई देता है। अब अलग अलग कंटेक्स्ट में दो अलग अलग बातें मिलती हैं। एक तो बोलीविया की राजधानी लापास को विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कहा जाता है, साथ ही साथ पेरू की राजधानी लीमा को भी कई सिनेरियो में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कहा जाता है। कई बार मैं ऐसे होमवर्क भी आपको दे दूंगा, तो आप याद रखें कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है। इज दैट क्लियर? आप चलिए आगे आते हैं। यहीं से आपको एक और नेशन दिखाई देता है, इसको नाम दिया जाता है भाई, ये है हमारा चिली वाला सेक्शन। और याद रखिएगा कि चिली पूरा का पूरा एंडीज पर्वत पर विस्तृत है, और किस प्रकार से है अभी मैं बताऊंगा। यह है चिली के जस्ट बाजू में आपको दिखाई देता है दैट इज अर्जेंटीना। यानी कि जब आप दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसके पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार और इसके पश्चिमी भाग पर चिली का अधिकार देखने के लिए मिलता है। यहां से एक और देश प्रारंभ होता है जो कि कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। यह है अर्जेंटीना पूरा पूरा नीचे, और यहां पर आपको एक अदर देश मिलेगा, इसका नाम है उरुग्वे वाला सेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से मार्क करूंगा, दैट इज उरुग्वे। इसकी राजधानी है मोंटेविडियो, जहां पर हुआ था प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप। आफ्टर दैट यहां पर दो देश आते हैं, एक है बोलीविया एंड देन एक मिलेगा आपको परग्वे। इन दोनों के बारे में इन दोनों के बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि बात की जाए यदि बोलीविया की और बात की जाए परग्वे की, तो ये दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो ऐसे देश हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई भी जलीय सीमा नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि विश्व इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यदि आप देखें तो देशों की कुल संख्या है 13, और इन 13 देशों में से केवल और केवल बोलीविया और परग्वे ही हैं जो कि किसी भी सागर और किसी भी महासागर, यानी कि ना ही अटलांटिक महासागर और ना ही ये प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं। अदरवाइज यदि आप बाकी के शेष देशों को देखेंगे तो ये किसी ना किसी सागर और किसी ना किसी महासागर के साथ सीमा बनाते ही हैं। ठीक है, जिनमें से याद रखिएगा कि जो ब्राजील है ये सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है। ब्राजील कहां पर आता है? ये मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, दैट इज ये है हमारा ब्राजील।
ये ब्राजील सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश है। अब ये कितने देशों के साथ सीमा बनाता है जरा यहां पर लिखिएगा, ठीक है। पहली बात कि ब्राजील सबसे बड़ा देश भी है, सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ सर्वाधिक देशों के साथ भी ये सीमा साझा करता है, जिनकी संख्या आती है लगभग 10। 2 देशों के साथ सीमा ये नहीं बनाता है, और जिनके साथ सीमा नहीं बनाता है उनमें आता है, एक का नाम है चिली और एक का नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर के साथ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ये पेरू से घिरा हुआ है, और चिली के साथ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि बस नहीं बनाता है ना। यहां पर आप देखोगे तो ये है चिली, नहीं बना रहा है सीमा, और यहां पर आता है इक्वाडोर, ये भी सीमा साझा नहीं कर रहा है। बाकी की लोकेशन आपको समझ में आ रही होंगी। जब आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से नीचे की ओर आते हैं तो बच्चे याद रखें कि इसके नीचे आपको एक क्षेत्र नजर आएगा, इसको नाम दिया जाता है टिएरा डेल फ्यूगो। याद रखना, जब आप एटलस में देखोगे तो एटलस में देखने पर आपको मालूम नहीं चलेगा कि भाई असल में ये पूरा अलग क्षेत्र है। यहां पर एक प्रकार के तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, इनको नाम दिया जाता है फ्योर्ड तट। याद रखना, फ्योर्ड का यदि सिंपल मीनिंग में आपको बताऊं तो फ्योर्ड तट का अर्थ होता है ऐसे तट जो कि टूटे फूटे हैं। और इनके टूटने फूटने का मेन कारण क्या है? यदि आप इस दक्षिण अमेरिका की उत्तरी भूमि को देखें और दक्षिणी भूमि को देखें तो कंपैरेटिवली दक्षिणी भूमि उत्तरी भूमि के अपेक्षा थोड़ी सी सक्रिय है, जिसके कारण यहां पर जो सागरीय प्रभाव होता है उस प्रभाव के द्वारा इस महाद्वीप के इस भाग को यानी कि दक्षिणी भाग को थोड़ी क्षति पहुंचाई जाती है, और यही कारण है कि कई बार ये टूट फूट जाता है। तो ये जो टूटे फूटे तट होते हैं और टेढ़े मेढ़े तट होते हैं, इनको नाम दिया जाता है फ्योर्ड तट। ये आपको पूरे वर्ल्ड में 2 ही स्थानों पर देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलते हैं ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और एक मिलते हैं ये आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाले एरिया में, अर्थात दैट इज आपको ये देखने के लिए मिलेंगे यूरोप महाद्वीप वाले एरिया में। ये 2 ही स्थानों पर आपको फ्योर्ड तट दिखाई देते हैं। तो वास्तविकता में ये फ्योर्ड तट है, परंतु जब आप वहां पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो वहां पर एक जलसंधि आपको नजर आएगी, और इस एक जलसंधि को नाम दिया जाता है क्या? दैट इज कॉल्ड मैगलन स्ट्रेट या फिर मैगलन जलसंधि। ध्यान से मेरी बात सुनना कि मैगलन वो यात्री थे जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं ने प्रशांत महासागर को खोजा था, और प्रशांत महासागर का नामकरण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। चूंकि जब तक इन मैगलन के द्वारा प्रशांत महासागर की खोज नहीं की गई थी, उस समय तक सबसे बड़े महासागर के रूप में अटलांटिक महासागर को ही जाना जाता था। असल में इनके द्वारा यह ज्ञात किया गया कि भाई जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर को हम विशाल मानते हैं, इससे भी ज्यादा विशाल और इससे भी ज्यादा शांत, चूंकि अटलांटिक महासागर अशांत महासागर की कैटेगरी में आता है, एक महासागर है, इसीलिए इसको नाम दिया गया पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर। और इसीलिए जिस मार्ग का इन्होंने प्रयोग किया था उस मार्ग को नाम दिया जाता है मैगलन स्ट्रेट। अब कोई भी जलसंधि हो, ये 2 सागरों को आपस में कनेक्ट करने और 2 स्थल खंडों को आपस में अलग करने का कार्य करती है। जिस प्रकार से मैगलन जलसंधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने और साथ में इस पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को इस टिएरा डेल फ्यूगो, यहां पर जो क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, इसको नाम दिया जाता है टिएरा डेल फ्यूगो वाला क्षेत्र, इसको अलग करने का कार्य करती है। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो टिएरा डेल फ्यूगो है, इस पर 2 देशों का अधिकार आता है। कैसे? तो जिस प्रकार से ऊपर आप पाएंगे कि ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसके पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना और पश्चिमी भाग पर चिली का अधिकार है। सेम एज आपको इस टिएरा डेल फ्यूगो में भी दिखेगा कि इसके पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार और पश्चिमी भाग पर आपको चिली का अधिकार नजर आता है। साथ ही साथ यहां पर आपको नजर आते हैं फॉकलैंड आइलैंड। अब ये जो फॉकलैंड आइलैंड है ये यूके के अधिकार क्षेत्र में है। देखिएगा भाई, जो यूके है एक टाइम पर इसने पूरे वर्ल्ड पर राज किया है, और आज यदि आप देखें तो ये एक छोटे से आइलैंड पर सिमट कर रह गया है। इसलिए यूएसए की एक नीति है, इस नीति के माफिक या फिर इस नीति के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरवे हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वर्ल्ड में, वहां पर आपको यूके का कॉलोनाइजेशन अवश्य मिलेगा, या फिर यूं कहा जाए कि यूके अपना उपनिवेशवाद जरूर वहां पर दर्शाता है। जैसे कि यदि आप मॉरिशस आइलैंड की बात करें, जिसके बारे में हाल ही में विवाद सॉल्व हुआ है, यदि आप जिब्राल्टर स्ट्रेट की बात कर लेते हैं, जलसंधि की बात कर लेते हैं, यदि आप सुएज कैनाल की बात कर लेते हैं, मैगलन जलसंधि के आसपास के एरिया की बात कर लेते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट जलमार्ग हैं उनके आसपास के एरिया में ये अपनी कॉलोनी बसा लेता है और बोलता है कि भाई मैं सब कुछ खाली कर दूंगा, मैं ये खाली नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहा जाता है कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वर्ल्ड में, यह पानी के लिए होगा। और यदि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार होता है इसमें परम आवश्यक होते हैं जलमार्ग।
तो इसकी ये स्ट्रेटजी है कि भाई जब भी ऐसा कहा जाता है, अब ये पता नहीं है परंतु ऐसा कहा जरूर जाता है कि यूके भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करता है और इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट जलमार्ग हैं उनके आसपास के एरिया में आपको यूके का उपनिवेशवाद जरूर देखने के लिए मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब वापस आते हैं तो यहां पर याद रखो, यह है फॉकलैंड आइलैंड, ये यूके के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ये है पूरी कंट्रीज। अब एक एक कंट्री के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, आफ्टर दैट मैं इसके ज्योग्राफिकल फिनोमेना पर आऊंगा। सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करें भाई कि ये जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें जो सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है ब्राजील, ये 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। 2 देश जिनके साथ ये सीमा नहीं बनाता है, एक है चिली और एक है अर्जेंटीना। ये मैप बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब यहां पर याद रखो कि भाई ये जो ब्राजील है, इसी के बारे में कुछ और फैक्ट है। यदि विश्व में देखा जाए कि सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है तो उसमें भी नाम आता है ब्राजील का, यानी कि कॉफी उत्पादन में ये अग्रणी देशों की श्रेणी में आता है। अब यहां पर उत्पादित होने वाली जो कॉफी है ये क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी होती है, और साथ ही यदि मैं क्वांटिटी में बात करूं तो दोनों में ही ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब याद रखिएगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अच्छी है, तो यहां पर जो कॉफी उगेगी उसको हम बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि बाहर निर्यात भी किया जाएगा। और निर्यात करने के लिए ये जिस बंदरगाह का प्रयोग करता है, याद रखें, इसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि यदि आप सेंटोस पोर्ट या फिर सेंटोस बंदरगाह की बात करते हैं तो इसी को कहा जाता है कॉफी बंदरगाह या फिर कॉफी पोर्ट भी। अब कॉफी बंदरगाह कहे जाने का मेन कारण क्या है कि असल में यहां से कॉफी का ही आयात और निर्यात, आयात तो नहीं, बेसिकली निर्यात किया जाता है, दैट इज वाई इसको कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। जो रियो डी जेनेरियो है, रियो डी जेनेरियो आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, जिसको नाम दिया जाता है रियो डी जेनेरियो, यहीं पर आपको नजर आएगा। इसको कहा जाता है फैशन सिटी, ठीक है। साथ ही साथ याद रखें कि वर्तमान में ये जो ब्राजील है ये चर्चा में है, यानी कि एक करंट पॉइंट ऑफ व्यू भी इसका चर्चा में है, और इसका मेन कारण है पहला मिना माता कन्वेंशन। मिना माता कन्वेंशन पर इसने उंगली उठाई है, जो कि पारा प्रदूषण से संबंधित था। अब ये क्या है मैं आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ यहां पर हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम की यदि बात करें तो उसके कारण तो ये चर्चा में रहता ही है, क्योंकि आज वर्तमान में मानव स्वयं के विकास के चलते इन सदाबहार वनों को नष्ट कर रहा है, जिसके बारे में जो पर्यावरणविद हैं इनका कहना है कि यदि ये सदाबहार बायोम पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं तो वो कंडीशन ज्यादा दूर नहीं होगी जब मानव इस पृथ्वी पर मानव के जैसे नहीं रह पाएगा। कारण यह है कि पहले भी कई पर्यावरणविदों ने और कई अध्ययन शास्त्रियों के अनुसार यह बात कही जा चुकी है कि भाई मानव सदाबहार वनों को नष्ट ना करे, परंतु आज वर्तमान में मानव अपने विकास के चलते इन सदाबहार वनों को बहुत ज्यादा हद तक नष्ट कर रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है, जिसके कारण ये जो अमेजन वन वाला एरिया है ये चर्चा में है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यदि आप चिली वाले एरिया में जाएंगे तो यहां पर आपको एक आटाकामा मरुस्थल देखने के लिए मिलेगा, उसके कारण वो भी चर्चा में है। और माराकाइबो लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर यदि मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं भाई इसकी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, यहां पर ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल, ये तीनों ही मैं मिश्रित करूंगा और ये तीनों आपके लिए परम आवश्यक भी होंगे। देखिएगा यहां पर सबसे पहले यदि मैं एक माउंटेन की बात करता हूं तो याद रखें कि यहां पर एक पर्वत आपको नजर आता है, इसको नाम दिया जाता है एंडीज माउंटेन या फिर एंडीज पर्वत श्रृंखला वाला एरिया, दैट इज, अब एक सेकंड रुकें आप, ये हमारा एंडीज पर्वत वाला क्षेत्र कहां पर नजर आता है तो ये कोलंबिया से प्रारंभ होता है। कोलंबिया से प्रारंभ होते हुए जब आप नीचे तक आते हैं तो टिएरा डेल फ्यूगो तक ये आपको विस्तृत देखने के लिए मिलेगा। चिली वाले एरिया में मैंने शायद आपको एक बात बताई थी कि चिली देश पूरा पूरा एंडीज पर्वत पर ही विस्तृत है, तो इस प्रकार से ये आता है नीचे, और इसीलिए चिली की जितनी चौड़ाई है उतनी ही एंडीज माउंटेन की चौड़ाई है। हाँ, ऐसा भी है कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको चोटियां भी दिखाई देंगी, उनको अभी हम मार्क कर लेंगे थोड़ी देर बाद। तो इस प्रकार से ये चिली के पूरे एरिया में फैला हुआ है, दैट इज वाई चिली को एक पर्वतीय देश की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे तो वर्ल्ड में कई पर्वतीय देश हैं, परंतु ऐसे कि भाई पूरे इसी एंडीज माउंटेन पर बसे हुए हैं या फिर किसी पर्वत के आसपास के एरिया में बसे हुए हैं, ये हमको जनरली कम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये आता है। अब मैंने ये दूसरे मैप में ना टिएरा डेल फ्यूगो नहीं बनाया है, मैंने पहले मैप में बता दिया। कारण ये है कि बस वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था कि भाई एक पर उसका चिली का अधिकार है और एक पर अर्जेंटीना का अधिकार है, और मुझे मैगलन जल संधि को शो करना था, दैट इज वाई मैंने यहां पर बता दिया। ठीक है, आफ्टर दैट जब आप आगे की ओर आएंगे तो ये तो हो गया एंडीज पर्वत।
एंडीज पर्वत का निर्माण भी वही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जरिए मैं यहां पर आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट थोड़ा सा आप इस साइड आएंगे तो यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार देखने के लिए मिलेगा, जिनको अमेजोन वन के नाम से जाना जाता है। यदि मान लीजिए आपने एटलस रखा है सामने, तो आप भाई वहां पर जाकर मार्क कर लेना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और सेल्वास के नाम से ये आपको मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप मार्किंग अवश्य कर लें, और जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं इनको नोट करते जाएं। यानी कि अब मैं तो बोर्ड में लिख रहा हूं, तो आप भी बोर्ड में लिखते जाएं भाई। जब मैं रुकूं तो आप भी रुक जाएं, तो इससे आपके वीडियो के साथ ही नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये अमेजन वन है भाई। अब इनको अमेजन वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नदी है अमेजन नदी, जिसका उद्गम एंडीज पर्वत के समीप से ही होता है। मान लेते हैं कि ये एक है स्थान, यहां से अमेजन नदी का उद्गम होगा और ये जाएगी, और साथ ही साथ ये अपना मुहाना बनाएगी इस अटलांटिक महासागर के आसपास वाले एरिया में। ये पूरी पूरी अमेजन रिवर कहलाती है। तो जहां जहां पर इसका घाटी क्षेत्र है वहां वहां पर विस्तृत है ये अमेजन वन, और इसीलिए इसको अमेजन वन का नाम भी दिया जाता है। अब मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको मालूम चले कि इन वनों की ट्री कैनोपी इतनी ज्यादा सघन होती है कि सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाता, और यही कारण है कि यहां पर आपको ऑर्किड, एपीफाइड, है ना, पिचर प्लांट्स, ये सब देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर मैं आपको आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि आप इन वनों के बारे में पढ़ेंगे तो दो नाम यहां पर बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक है चार्ल्स डार्विन, और साथ ही साथ एक नाम आता है वॉन हम्बोल्ट। वॉन हम्बोल्ट के शिष्य के तौर पर जाने जाते हैं चार्ल्स डार्विन, और वॉन हम्बोल्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें यह बताया गया था कि भाई यदि पृथ्वी पर मानव मानव के जैसा रहना चाहता है तो वो केवल और केवल एक कार्य करे कि वो अमेजन वनों में कभी भी प्रवेश ना करे। याद रखें कि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और ये बुक जला दी गई थी। इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, और इसमें बताया गया था कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये किया था, ये जो अध्ययन था ये इन्होंने कैसे किया था। तो इस साइड यानी कि जब आप प्रशांत महासागर में प्रवेश करते हैं तो यहां पर आपको एक एरिया देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है गलापागोस आइलैंड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वहां पर बैठकर इन्होंने ये अध्ययन किया था, ठीक है, और बताया था कि यदि मानव पृथ्वी पर मानव के जैसा रहना चाहता है तो वो केवल अमेजन वनों में प्रवेश ना करे। फिर चार्ल्स डार्विन ने बताया किस प्रकार से मानव का विकास हुआ। ये दोनों ही सिनेरियो आपके लिए परम आवश्यक हैं, आगे इनके बारे में चर्चा होगी। अभी मैं पूरा पूरा मैप आपके सामने बना देता हूं, फिर ये सभी बातें मैं लिख दूंगा। ठीक है, देखिएगा भाई, यहां पर दो क्षेत्र हैं। एक आता है हमारा ये सेल्वास वन वाला एरिया, जिनको हम अमेजन वन का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा मैं मल्टीपल कलर का यूज करूंगा। आप भी यदि अपनी कॉपी में ये मैप बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप भी मल्टीपल पेन का यूज कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहां पर मैं अलग अलग कलर का यूज करूंगा ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि भाई यहां पर एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हो रहे हैं। ये है हमारा, एक है ये अमेजन वन हो गया जिनको सेल्वास का नाम दिया जाता है, और ये है घास के मैदान जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, अर्थात ये है हमारे कैंपोस, और ऊपर वाला जो घास का मैदान है इसे नाम दिया जाता है लानोस वाला एरिया। तो कैंपोस और लानोस। अब एक और बात याद रखो कि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इनका विकास कैसे होता है। तो मैं आपको एक पूरा फिनोमेना समझाऊंगा कि भाई उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो या फिर आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात करें या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें, इन तमाम एरिया का विकास कैसे होता है ये सब कुछ हम अभी समझने वाले हैं। याद रखो कि ये फॉरेस्ट फायर के लिए मेनली जाने जाते हैं। अब ये अमेजन वन और साथ में नीचे वाला जो एरिया हुआ है इसको नाम दिया गया कैंपोस वन। इन दोनों के मध्य में एक क्षेत्र नजर आएगा, इसे नाम दिया जाएगा ग्रैंड चाको वाला एरिया। और ये ग्रैंड चाको हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि असल में ये विश्व के सबसे बड़े दलदलीय क्षेत्रों में शुमार है, जिसका निर्माण अमेजन वन के जैविक अवसादों से हुआ है। और ये जैविक अवसाद आए कहां से, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बहुत सिंपल फिनोमेना है, आगे आने दो, एक एक चीज को हम समझ लेंगे। साथ ही साथ याद रखना कि कई बार डायनासोर, ये जो एनाकोंडा से संबंधित मूवीज होती हैं उनमें आपने इसको देखा होगा, है ना, परंतु हम जानते नहीं हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये किस एरिया के बारे में बातचीत हो रही है। आप जरा आगे आए तो इसके नीचे, अब मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसके नीचे आपको एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान दिखाई देंगे। इनको नाम दिया जाता है भाई पंपास ग्रासलैंड एरिया या फिर पंपास घास के मैदान, दैट इज पंपास ग्रासलैंड एरिया वाला क्षेत्र। आफ्टर दैट याद रखें कि यहां पर आपको
कुछ मरुस्थलीय भूमि नजर आएगी। मरुस्थलीय भूमि को वापस से मैं ऑरेंज कलर से कर देता हूं, आप थोड़ा सा समझ जाना है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना। ये है हमारे आटाकामा मरुस्थल, ये चर्चा में है क्योंकि यहां पर बाढ़ आई है, ठीक है, और बाढ़ आने के कारण यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए हैं, कैसे अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। साथ ही साथ यहां पर याद रखो एक और मरुस्थलीय भूमि जो कि असल में पठारीय भूमि है, को नाम दिया जाता है पैटागोनिया का पठार या फिर पाटागोनिया मरुस्थल, जो कि अपने तांबा उत्पादन के लिए खासा फेमस मानी जाती है। इनके बारे में भी डिस्कशन होगा। यानी कि ये इतनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है और इनके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखिएगा भाई, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब मैं एक मैप को कर देता हूं डिलीट, ताकि भाई हम थोड़ा अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, अब यहां पर सबसे पहले जिस सिनेरियो के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है अमेजन वन। अमेजन वन की बात करें तो भाई ये विश्व के सबसे सघन सदाबहार वनों की कैटेगरी में आते हैं और इनका विस्तार अमेजन नदी के आसपास हुआ है। इनको नाम दिया जाता है सेल्वास वन। याद रखिएगा कि इसी में एक वृक्ष पाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है ब्राजीलिया वृक्ष, और इसीलिए इस पूरे देश का नाम, यानी कि जहां जहां पर इनका मुख्य रूप से विस्तार है, उसको भी नाम दिया जाता है ब्राजील देश, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। तो ब्राजील के पीछे का भी एक मेन कारण है, तो ये अमेजन वन इनको नाम दिया जाता है। अब मैं जरा इनके बारे में आपको समझाने का प्रयास करूं कि भाई वर्ल्ड में आप जितने भी प्रकार के सदाबहार वनों के बारे में अध्ययन करते हैं, इन सदाबहार वनों का विस्तार कैसे होता है। आप ओशनोग्राफी में पढ़े होंगे कि यदि मान लीजिए कोई भी लैंड एरिया है ना, जिसके आसपास आप पाएंगे कि भाई महासागरों का विस्तार तो है ही, आप पाते हैं कि हर एक महाद्वीप के पूर्वी भाग में आपको ठंडी जलधारा और पश्चिमी भाग में आपको गर्म जलधारा का विस्तार देखने के लिए मिलता है। परंतु ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा बनती कैसे है, जरा इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, और इसी के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार, पर्णपाती वनों का विस्तार, साथ ही साथ ये घास के मैदानों का विस्तार और किसी मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार कैसे होता है। यदि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि भाई उष्णकटिबंधीय एरिया में आपको सदाबहार वन पूर्व की ओर और साथ में मरुस्थलीय भूमि पश्चिम की ओर ही क्यों दिखाई देती है। ये दो क्वेश्चन का आंसर अब हम समझना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए भाई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यदि मान लीजिए कोई सा भी, जैसे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दो महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। एक तो है भूमध्य रेखा जो कि इस भाग से गुजरती है, और एक है मकर रेखा जो कि इस भाग से गुजरती है। इन दोनों के मध्य का जो एरिया है, इसको नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। और यदि बात करें उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित महाद्वीपों की, तो याद रखें कि इसके एक भाग में, जो कि जनरली होगा कौन सा, पूर्वी भाग में आपको ठंडी जलधाराएं मिलेंगी, और एक भाग में जो कि जनरली होगा पश्चिमी भाग में आपको गर्म जलधाराओं का विकास देखने के लिए मिलेगा। ये इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार से ये महाद्वीपों के ऊपर से गुजरती हैं। और जब ये महाद्वीपों के ऊपर से गुजरती हैं और जब ये पश्चिमी भाग से बाहर निकलती हैं, तो याद रखिएगा बच्चे कि इन्हीं पवनों के गुजरने के परिणाम स्वरूप विकास होता है सदाबहार वन और मरुस्थलीय क्षेत्रों का। अब कारण क्या है जरा आप समझना, और यहां पर पहले मैं वो डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि भाई ये किस प्रकार से विकसित होंगे। देखिएगा, यहां पर विकास होगा सदाबहार वनों का, इनके बाजू में आपको विकास देखने के लिए मिलेगा पर्णपाती वनों का, यहां कहीं पर पर्णपाती वन। देखिए भाई, अब मैंने इसको इस प्रकार से इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आप समझ पाएं कि ये इतने डेंस हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि ये सदाबहार वन है। ठीक है, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी पत्तियां कभी भी नहीं गिराते हैं, दैट इज कॉल्ड सदाबहार वन। यहां आएंगे आप तो इनको नाम दिया जाता है पर्णपाती वन, यानी कि सामान्य भाषा में समझाऊं तो पतझड़ वन है भाई, ये इनको नाम दिया जाता है पर्णपाती वन। जब आप इसके आगे प्रवेश करते हैं तो इसके आगे से आपको नजर आएगा घास का मैदान, कुछ इस वाले सेक्शन में यहां पर आपको दिखाई देता है घास का मैदान वाला एरिया, जो कि बट ऑब्वियस है कि हम कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य की यदि बात कर रहे हैं तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है, जहां पर फॉरेस्ट फायर की क्रिया बहुत ही कॉमन है। ठीक है, हर एरिया में आपको ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे और वहां पर जनरली आपको दिखाई देती है क्या, फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो, चाहे आप पाएं कि जैसे कैलिफोर्निया में अभी हो रही है फॉरेस्ट फायर बहुत अधिक मात्रा में। जब आप इसके आगे आते हैं तो फिर आपको मिलता है डेजर्टिफाइड एरिया, यानी कि मरुस्थलीकृत क्षेत्र। इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो आप समझ लें कि भाई वनों से ही संबंधित ये क्षेत्र है।
यहां पर आपको नजर आएगा मरुस्थलीकृत क्षेत्र। ठीक है, अब हम ये समझना चालू करते हैं भाई इनका विकास होता कैसे है ना, यानी कि अब दो दिशाएं हैं, एक है पूर्व और एक है पश्चिम। यहां पर देखेंगे यह है पूर्व दिशा और यह है पश्चिम दिशा। पूर्व की ओर आपको सदाबहार वनों का विस्तार मिल रहा है और पश्चिम की ओर आपको विस्तार मिल रहा है किसका, मरुस्थलीय क्षेत्रों का। बट वाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब कुछ होता है एक पवन के कारण जिसको नाम दिया जाता है सनमार्गी पवन। जनरली हम व्यापारिक पवनों को व्यापारिक पवन ही नाम दे देते हैं क्योंकि अंग्रेजी में इनका नाम क्या होता है, ट्रेड विंड। तो ट्रेड का हिंदी रूपांतरण या फिर हिंदी ट्रांसलेशन क्या हुआ, व्यापारिक पवन। बट याद रखें कि व्यापारिक पवन इज नॉट एप्रोप्रिएट, इनका जो असली नाम होगा ये होगा सनमार्गी पवन। मैंने बार बार ये बात बताई है कि सनमार्गी पवन आप इनको बोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यूपीएससी में कहा जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम होता है। इसका एक कारण जो मुझे लगता है ये है कि भाई कभी भी हम हिंदी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करते ही नहीं है। हिंदी बोलने में पहली बात हम शर्म करते हैं कि यदि हिंदी बोलेंगे तो मालूम नहीं सामने वाला जज ना कर ले। और इसका एक मेन कारण है कि भाई जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं, ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर मतलब कि प्राइवेट सेक्टर, वहां पर आप पाओगे कि हिंदी बोलना मतलब कि अरे यार ये क्या है, एक प्रकार से साफ बात कही जाए तो आपके अनपढ़ होने की निशानी माना जाता है हिंदी को। और ये किसी ने बनाई नहीं है ये टेंडेंसी, ये हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के द्वारा ही बनाई गई है कि भाई बताना पड़ता है उनको कि नहीं मुझे हिंदी में बात करना थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मेरे साथ हिंदी में बात की जाए। अरे किस बात की शर्म भाई, ठीक है, हिंदी में बात करो पर कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। आपकी हिंदी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा शर्मा जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, हिंदी आ रही है वो भी टूटी फूटी, ना ही इंग्लिश पूरी आ रही है और ना ही हिंदी ही पूरी हम सीख पाए हैं। ठीक है, तो ये है भाई मान लीजिए भूमि। इस भूमि के एक ओर आपको दिखाई दे रही है गर्म जलधारा और एक ओर आपको दिखाई दे रही है क्या, ठंडी जलधारा। कैसे विकास हो रहा है जरा आप एक बात सुनिएगा। आपको यह बात तो पता है कि जो स्थल खंड होते हैं ये जलखंड की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं देखो, एक बार मैं रिपीट करा देता हूं, देखिएगा। सबसे पहले हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझा। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि कौन सा देश कहां पर आता है इसके बारे में जानकारी ली और जिन देशों के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा था वो मैंने लिखते लिखते आपको बता दिया था। फिर हमने इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन पर आए, यानी कि कौन सी ज्योग्राफिकल एरिया कहां पर मौजूद है। तो हमने अभी केवल सेल्वास वन की हेडिंग डाली, हेडिंग बाकी की भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, जैसे कि एंडीज माउंटेन, लानोस, कंपोस्ट, इन सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा। परंतु उससे पहले मैं ये बता रहा हूं कि असल में इनका निर्माण कैसे हुआ। और दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भाई क्या कारण है कि महाद्वीपों के एक भाग में ठंडी जलधारा और एक भाग में गर्म जलधारा का विकास होता है। साथ ही साथ ये अब मैं बता रहा हूं कि क्या कारण है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको पूर्व की ओर सदाबहार वन और पश्चिम की ओर मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास देखने के लिए मिलता है। इन तमाम सिनेरियो को मैं इस एक डायग्राम के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूं, तो ध्यान से अब मेरी बात सुनिएगा। तो भाई ये वाला जो डायरेक्शन है ये कौन सा हुआ, इसको नाम दिया गया पूर्वी और दूसरे वाले को नाम दिया गया पश्चिमी। तो ये है पूर्वी दिशा, पूर्व, और ये वाला है पश्चिम। याद रखो कि ये कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यदि तो इसके पूर्वी भाग में आपको गर्म जलधारा मिलेगी और पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा मिलेगी। बट वाई, उसका आंसर ये है, देखो स्थल खंड जलखंड की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। कारण क्या है कि जो स्थल खंड है ये अपारदर्शी हैं और जो जलखंड है ये पारदर्शी है। पारदर्शी होने का मतलब कि यदि आप जलखंड में देखेंगे तो जलखंड में जो सूर्य का प्रकाश है ये 200 मीटर तक की गहराई तक पहुंच जाता है। मतलब कि इस एरिया को नाम दिया जाता है किसका, फुटिक जोन का। यानी कि यदि मान लो जलखंड में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इसके कारण जितना जलखंड गर्म होगा उसको नाम दिया जाएगा फुटिक जोन। मतलब कि ऊपर का जल अधिक गर्म होगा और नीचे का जो पानी रहेगा ये कंपैरेटिवली कम गर्म रहेगा। और जब ये अधिक गर्म रहेगा और इसके ऊपर से यदि मान लीजिए कोई जलधारा निकली तो ये ऊपरी जल को महाद्वीप की ओर, यहां पर एक महाद्वीप है, ये ऊपरी जल को महाद्वीप की ओर विस्थापित करेगी। और जब महाद्वीप की ओर विस्थापित करेगी तो ऊपर का पानी कैसा है, गर्म है। तो ये इसमें ये जो जलधारा निकल रही है इसमें जो जलवाष्प है इसकी मात्रा ज्यादा है। अब याद रखो कि ये कम गर्म है ये ज्यादा गर्म है। तो ये धारा आई, ये महाद्वीप से टकराई और महाद्वीप से टकराकर ये दोनों ओर डाइवर्ट हुई। और जब दोनों ओर डाइवर्ट हुई तो भाई ये गर्म होकर डाइवर्ट हुई, तो यहां पर गर्म जलधारा। परंतु जब ये महाद्वीप को पार करते हुए बाहर निकली तो यहां पर जो जलखंड था यहां पर फुटिक जोन के पानी को इसने दूर विस्थापित किया। सीधी सी बात है कि एक पात्र में पानी लेना और पात्र में पानी लेकर उसके ऊपर से पंखा घुमा देना,
ठीक है, पंखे का जो डायरेक्शन रहेगा उस ओर पानी विस्थापित होगा, ऐसे ही होगा। यानी कि पंखे का जो डायरेक्शन है, मान लीजिए पंखा मैं ऐसे चला रहा हूं तो पानी इस ओर विस्थापित होगा, परंतु यदि मान लीजिए मैं दूसरी साइड से इस प्रकार से पंखा चलाऊं तो पानी इस ओर विस्थापित होगा। तो क्या पानी जिस एरिया से विस्थापित हुआ वहां पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा क्या? नहीं, नीचे का पानी उस गैप को फिल कर देगा। तो बस यही बात है कि भाई जब कोई भी जलधारा ऊपर से, पानी के ऊपर से प्रवाहित होती है तो नीचे का पानी उस गैप को फिल करता है जो कि जलधारा के द्वारा आगे विस्थापित किया गया है। और जब यही जलधारा स्थलखंड से टकराती है तो ये डाइवर्ट होती है दो डायरेक्शन में, दो अलग अलग दिशाओं में, जिसके कारण इन जलधाराओं का, जिनको हम जलधारा नाम देते हैं, महासागरीय जलधारा है, इनका जन्म होता है। अब ये ठंडी होंगी या गर्म, डिपेंड करेगा कि भाई जहां से ये चलना प्रारंभ कर रही हैं वहां पर ये फुटिक जोन के पानी को आगे विस्थापित कर रही हैं या फुटिक जोन के पानी को स्थलखंड की ओर विस्थापित कर रही हैं। यदि मान लीजिए स्थलखंड से दूर विस्थापित कर रही हैं तो सामान्यतः ठंडी जलधारा, और स्थलखंड की ओर विस्थापित कर रही हैं तो यहां पर गर्म जलधारा का विस्तार मिलेगा। और यही कारण है कि महाद्वीपों के एक भाग में, जो कि सामान्यतः होता है पूर्वी भाग, यहां गर्म जलधारा मिलती है और पश्चिमी भाग में आपको ठंडी जलधारा का विकास मिलता है। कारण यह है कि सनमार्गी पवनें यहां चलते हुए जलवाष्प ग्रहण करते हुए महासागरीय जल के फुटिक जोन के जल को महाद्वीपों की ओर विस्थापित करती हैं और पश्चिमी भाग में महाद्वीपों से दूर विस्थापित करती हैं। दैट इज वाई। ठीक है, अब इसी सिनेरियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये पवन कुछ इस प्रकार से चलते हुए आ रही है और इस प्रकार से चलते हुए आकर ये जलवाष्प को अपने अंदर धारण कर रही है और फिर ये आ रही है कहां पर, महाद्वीपों पर। और महाद्वीप कैसे हैं, गर्म है। अब ये गर्म है तो ये गर्म होकर पवन ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो भाई पार्थिव विकिरण के कारण इसका जो तापमान है ये कम होगा। तापमान कम होगा तो संघनन की क्रिया चालू होगी, संघनन होगा तो यहां पर वृहदाकार बादलों का निर्माण होगा, जिनको हम सामान्यतः क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के नाम से जानते हैं। अब यहां पर वृहद बादल क्यों बनेंगे, क्योंकि भाई इनके अंदर, यानी कि ये जो सनमार्गी पवन है, इनके अंदर जो संचित जलवाष्प है ये बहुत ज्यादा है, तो इनके कारण जिन बादलों का निर्माण होगा वो भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े होंगे। तो ये बादलों का निर्माण यहां पर हुआ। अब ये वृहदाकार बादल है, यानी कि इसमें जो जलवाष्प है ये बहुत ज्यादा है, और जब इसमें संचित जलवाष्प ज्यादा है तो इनके द्वारा कराई जाने वाली जो वर्षा होगी ये भी बहुत ज्यादा होगी, और जब इनके द्वारा कराई जाने वाली जो वर्षा है ये ज्यादा होगी तो भाई यहां पर जो मृदा है उसकी इतनी अधिक जलधारण क्षमता नहीं हो पाएगी कि वो इतने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर पाए, यानी कि अवशोषित कर पाए। अब ये पानी कितना है, तो याद रखें कि ये पहली बात, जो सनमार्गी पवनें हैं ये वर्ष भर चलती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक विशेष मौसम में चलती हैं, और इनका जो मार्ग है ये भी समान रहता है। अब यहां पर यही सिनेरियो काम में आता है कि भाई एक तो वर्ष भर चलने वाली पवन, और महाद्वीपों के पूर्वी भाग से ये वर्ष भर टकराएगी, यानी कि इस एरिया में वर्ष भर वर्षा होगी, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक यहां पर एक साल में वर्षा हो जाती है। तो यहां पर मौजूद जो पेड़ हैं इनको ये हैबिट ही नहीं हो पाती कि भाई हमारे आसपास के वातावरण में कभी जलवाष्प की मात्रा कम होगी और हमें कभी अपनी पत्तियां गिरानी पड़ेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से मानव अपने शरीर के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति, अपने विकास के प्रति, अपनी क्रियाओं के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है, वैसे ही हर एक वनस्पति और हर एक वृक्ष, हर एक जीव जंतु अपनी बॉडी के प्रति तो संवेदनशील होता ही है कि भाई मुझे किस मौसम में किस प्रकार का बिहेवियर रखना है। असल में जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु के समय आप देखेंगे, यानी कि अभी के समय में यदि आप अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकलकर देखें तो आपको मालूम चलेगा कि पेड़ों ने अपनी पत्तियां बहुत हद तक गिरा दी हैं। अब धीरे धीरे करके उनमें पत्तियां वापस आने लगी हैं, यानी कि इस सिनेरियो को लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। आप पाएंगे कि भाई यहां पर जब वर्षा बहुत ज्यादा होती है तो इस वर्षा अधिक होने की कंडीशन में इन पेड़ों को ये हैबिट ही नहीं होती कि ह्यूमिडिटी की कभी हमारे पास कमी होने वाली है, और इसीलिए जो वृक्ष हैं ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते और अपना विकास लगातार करते रहते हैं। और इसीलिए बच्चे आप पाएंगे कि इतने ज्यादा सघन हो जाते हैं, इतने ज्यादा ये घने हो जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो ऊपर से सनलाइट आ रही है, ये धरती पर नहीं पहुंच पाती। और साथ में इतनी अधिक वर्षा के कारण जब ये वर्षा जल मृदा के ऊपर से बहकर निकलता है तो मृदा का निच्छालन भी हो जाता है, यानी कि ऊपरी जो मृदा है इसमें पोषक तत्व तो नहीं बचे, पहली बात। दूसरी बात कि इनका ये जो ट्री कैनोपी वाला एरिया है इसको कहा जाता है ट्री कैनोपी। ऊपर से आने वाला सूर्य के प्रकाश को इन्होंने धरती पर नहीं पहुंचने दिया। तो यहां पर दो क्रियाएं हुई, एक तो वर्षा जल के कारण यहां मृदा का निच्छालन हो गया है, मृदा से पोषक तत्व गायब हो गए हैं, और दूसरी बात कि अब यहां पर सनलाइट भी नहीं आ रही है।
तो अब ना ही सनलाइट है और ना ही यहां पर मृदा में पोषक तत्व हैं। तो इस सिनेरियो में यहां पर किसी भी प्रकार के छोटे वृक्ष नहीं पनप पाएंगे, और जब छोटे वृक्ष नहीं पनप पाएंगे तो इस कंडीशन में बच्चे यहां पर आप पाएंगे कि एक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं या फिर एक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है पिचर प्लांट्स, यानी कि ये होते हैं असल में कीटभक्षी पौधे। और ये जो कीटभक्षी पौधे हैं, क्यों विकास होता है इनका? क्योंकि असल में आप अपने हाथ को छू के देखिएगा, या फिर कभी आप जिम गए होंगे, या फिर कभी आपने ये सुना होगा कि हमारी जो बॉडी है ये प्रोटीन से बनी होती है, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से बनता है प्रोटीन, जिसको हम ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा कि एसेंशियल है हमारे लिए। अब खुले वातावरण में यदि आप देखें तो लगभग 78% तक नाइट्रोजन गैस है, जिसको डायरेक्ट उपयोग में लाते हैं पौधे। अब यदि मान लीजिए किसी भी वृक्ष को अपना विकास करना है तो उसके लिए परम आवश्यक होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा वातावरण में मौजूद हो। परंतु वातावरण में, और ये ग्रहण कैसे करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए परम आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश को ये जो ट्री कैनोपी है ये नीचे तक पहुंचने नहीं दे रही है। और जब सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है तो इस कंडीशन में अब ये जो पौधे हैं जो कि उग चुके हैं इस वाले एरिया में, ये स्वयं को मृत्यु से बचाने के लिए या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली जो यहां पर मेथड अप्लाई होगी, स्वयं को सर्वाइव करने के लिए अब क्या करेंगे? स्वयं को कीटभक्षी पौधों में ये परिवर्तित करेंगे। इनको कहा जाता है पिचर प्लांट्स। और आसपास रहने वाले जो इंसेक्ट हैं यानी कि कीड़े मकोड़े हैं, ये इनके मधु रस से, क्योंकि ये जब स्वयं को कीटभक्षी पौधों में परिवर्तित करेंगे तो ये स्वयं में एक मधु रस का भी विकास करेंगे, जिसकी ओर आकर्षित होंगे छोटे मोटे कीट पतंगे, और फिर उनसे ये अपना भोजन आकर्षित करेंगे या फिर स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कीटभक्षी पौधे हैं इनकी भी जो शारीरिक संरचना है ये भी बनी होती है किससे? नाइट्रोजन से। यानी कि जिस प्रकार से मानव के लिए कुछ एसेंशियल पोषक तत्व होते हैं, उसी प्रकार से इन कीट मकोड़ों के लिए भी एसेंशियल पोषक तत्व होते हैं, और इनके माध्यम से ये अपना भोजन बनाएंगे, और इसीलिए इनको कहा जाता है कीटभक्षी पौधे, जो कि आपको दिखाई देते हैं सदाबहार वन वाले एरिया में। साथ ही साथ याद रखिएगा कुछ और प्रकार की वनस्पतियां आपको यहां पर दिखाई देंगी, जैसे कि लाइक ऑर्किड आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, एपीफाइट देखने के लिए मिलेंगे। इनको आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर वृक्षपोषी पौधे, जो कि सामान्यतः आपने अमरबेल देखी होगी, वो सब आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। ऑर्किड, एपीफाइट, पिचर प्लांट्स, ये यहां की विशेषताएं रहती हैं। साथ ही साथ एक और बात याद रखें कि यहां पर आपको वृक्षपोषी जीव भी देखने के लिए मिलेंगे। वृक्षपोषी जीव का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो कि वृक्षों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि लाइक तेंदुआ हो गया, बंदर हो गया, है ना, रेप्टाइल्स की कई प्रजातियां हो गई, सरीसृप की कई प्रजातियां हो गई, ये आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। एक और बात इसी अमेजन वन से जुड़ी हुई, जब आप इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब आप प्रशांत महासागर में आते हैं, तो मैंने पीछे भी बताया था कि यहां पर 3 आइलैंड हैं, सॉरी एक आइलैंड है, इसको नाम दिया जाता है गालापागोस द्वीप। और ये गालापागोस द्वीप को आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये किस शहरियों में आवश्यक है? असल में एक पर्यावरणविद हुए, इनका नाम था वॉन हम्बोल्ट, जिनके नाम पर एक जलधारा का नाम भी पड़ा है जो कि इस प्रकार से गुजरती है। इसको कहा जाता है पेरू हम्बोल्ट की जलधारा, और इसी के कारण असल में विकास हुआ है इस आटाकामा डेजर्ट का। इसका मैं नाम लिख देता हूं, इसको नाम दिया जाता है पेरू हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, और इसके कारण आटाकामा डेजर्ट यहां पर है, उसका विकास हुआ है। याद रखिएगा कि ये जो हम्बोल्ट थे, वॉन हम्बोल्ट इनका नाम था, इन्होंने असल में इस पूरे अमेजन नदी को इसके प्रवाह की विपरीत दिशा में पार किया था, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है। और फिर इन्होंने बताया था कि यदि मान लीजिए मानव इस पृथ्वी पर मानव के जैसा रहना चाहता है, वो केवल और केवल एक कार्य करे कि वो कभी भी इन अमेजन वनों में प्रवेश ना करे। बट वाई? असल में इनकी जो बुक थी इसमें यह वर्णित था कि भाई अमेजन वन में कई ऐसे बड़े बड़े सरीसृप रहते हैं जिनको मानव ने अभी तक देखा नहीं है, ये मानव इनसे अपरिचित है। लाइक एनाकोंडा से आप इसको समझ सकते हैं। कई लोगों ने समझा कि वॉन हम्बोल्ट हमको डराने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इनकी बुक को जला दिया गया। इनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्होंने पक्षी का अध्ययन किया इस गालापागोस आइलैंड पर बैठकर, पक्षियों का, और साथ में कछुओं के अध्ययन के आधार पर यह लिखा था कि किस प्रकार से मानव का विकास हुआ। इन्होंने बताया था कि भाई मानव, वर्तमान मानव कैसे बना।
और जिनकी थ्योरी को आज भी हम बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, आज भी हम इनकी थ्योरीज को पढ़ते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि भाई असल में ये बात क्यों कही गई थी कि वर्तमान में मानव, यदि मान लीजिए पृथ्वी पर मानव के जैसा रहना चाहता है तो वो कभी भी अमेजन वन में प्रवेश ना करे। असल में वॉन हम्बोल्ट का हमें डराने का किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं था। वॉन हम्बोल्ट कहना क्या चाहते थे और हमने क्या समझ लिया, इस बात को समझना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। याद रखें कि एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं बायोम का, और इस बायोम वाले अध्याय में आप पढ़ते हैं सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बायोम उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम। और इसमें आप पढ़ते हैं कि ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम है ये हमारे लिए इतने आवश्यक है कि यदि ये पृथ्वी से गायब हो गए तो शायद मानव इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। कारण क्या है, उससे पहले आप एक बात और सीखें कि असल में ये जो अमेजन वन है इनको कहा जाता है किडनी और फेफड़े, है ना, विश्व के किडनी व फेफड़े। अब इन दोनों बातों को मैं मिलाता हूं कि भाई किडनी और फेफड़े क्यों कहे जाते हैं, और जो मैंने अभी बात रिपीट की कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन दोनों का कारण समझना। देखिएगा असल में वॉन हम्बोल्ट का क्या कहना था और ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्या सिनेरियो मैं बता रहा हूं कि यदि आप सदाबहार वनों को देखेंगे तो सदाबहार वन एक ऐसे वन होते हैं जहां पर आपको 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखने के लिए मिलती है और इनमें पतझड़ की एक्टिविटी नहीं होती है। साथ ही साथ जब 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा मिलेगी और पतझड़ नहीं होगा तो ये घने और घने होते जाएंगे, और इस सिनेरियो में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ज्यादा करेंगे, और जब इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अधिक होगी दैट मींस कि ये वृक्ष CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करने का कार्य करेंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का कार्य करेंगे और ऑक्सीजन को खुले वायुमंडल में मुक्त करने का कार्य करेंगे। और जब ये खुले वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे तो यही ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण वायु के तौर पर जानी जाती है, और ये प्राण वायु है। अर्थात इसका मतलब यह है कि वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का सिनेरियो हम देख रहे हैं और जितनी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, यदि इस सिनेरियो में हम बात करें तो भाई ये जो सदाबहार वन है ये बहुत बड़े लेवल पर कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। परंतु मानव क्या करता है, जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इनको कट करता है, कट करने के सिनेरियो में फिर इनको खुले वातावरण में छोड़ देता है, और यदि नहीं छोड़ता है तो फिर इनको जलाता है, और जलाने के कंटेक्स्ट में इनके अंदर जो कार्बन स्टोर है ये जो कार्बन सिंक की भूमिका निभा रहे हैं, अब ये कार्बन सोर्स में परिवर्तित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यूं कहा जाए कि जो कार्बन स्टोर है ये जैविक अपघटन के द्वारा खुले वातावरण में मुक्त होता है। अब मानव पहले ही जीवाश्म ईंधन जला रहा है, और जीवाश्म ईंधन जलाने के कारण पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। अब दूसरा सिनेरियो ये कर दिया कि भाई मानव ने वन काटे और वनों को छोड़ दिया, यानी कि उनका उचित निपटान नहीं किया, या तो उनको दबा दे या फिर उनका किसी भी प्रकार से उचित निपटान कर ले। परंतु मानव ने ये नहीं किया, और जब नहीं किया तो खुले वातावरण में जब इनका जैविक अपघटन हुआ तो इनके अंदर मौजूद जो कार्बन था ये खुले वातावरण में मुक्त हुआ, और जब खुले वातावरण में मुक्त हुआ तो पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी, हमने और ज्यादा इसको बढ़ा दिया। तो यदि आप इस सिनेरियो को समझेंगे तो भाई वॉन हम्बोल्ट कहना क्या चाहते थे, मानव ने समझ क्या लिया और उनका कितना ज्यादा विरोध किया, इस बात को थोड़ा सा हमें शर्मिंदगी के साथ महसूस किया जाना चाहिए। अब जरा एक और बात मैं आपको बताता हूं कि असल में यदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने ही इंपॉर्टेंट है या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम इतने ही इंपॉर्टेंट है, वही इनकी सुरक्षा क्यों नहीं की जाती? असल में सुरक्षा की जाती है। वर्तमान सिनेरियो में आप पाएंगे कि भाई जितनी भी सुरक्षा हम कर लें, जब तक मानव जागृत नहीं होगा इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को बचा पाना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि वर्तमान सिनेरियो में यदि आप इन अमेजन वनों को देखेंगे तो एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा में है कि असल में इन अमेजन वनों के आसपास वाले एरिया में आपको गोल्ड प्लेसर देखने के लिए मिलते हैं। अब ये गोल्ड प्लेसर क्या होते हैं, यानी कि सोने के निक्षेप आपको देखने के लिए मिलते हैं। सोने के निक्षेप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि असल में अमेजन वन में कई ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको गोल्ड माइंस देखने के लिए मिलेंगी, परंतु इन माइंस से जो गोल्ड है ये पूरा का पूरा निकाला जा चुका है, और यदि अब है तो इनको निकालना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ की जो मृदा है इसमें सोने के निक्षेप मौजूद हैं, परंतु इस सोने के निक्षेप को निकालना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ये आसान जब हो जाता है जब उसमें मिलाया जाता है पारा, और ये पारा जिन पेड़ों में पाया जाता है, वे पेड़ जो कि पारा प्रदूषण को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, वे मिलते हैं अमेजन वन में। तो असल में जिस प्रकार से एक पेड़ अपने अंदर कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करके रखता है, उसी प्रकार से कई पेड़ ऐसे होते हैं जो कि वातावरण में प्रदूषित जो पारा है इसको अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। इन पेड़ों की पहचान करता है मानव, इनको कट करता है और इससे पारा की प्राप्ति करता है। पारा को मृदा में मिलाता है और मृदा में मिलाए जाने पर यह बनता है अमलगम।
पश्चात इसको जलाया जाता है, जिससे ये जो अमलगम है ये उड़ जाता है और फिर शुद्ध सोने की प्राप्ति आपको होती है। इस तमाम एक्टिविटी के द्वारा वायुमंडल में जो पारा का परसेंटेज है ये बढ़ जाता है। जी हां, वही पारा जो कि आप थर्मामीटर में यूज करते हैं। याद रखें कि यदि ये खुले वायुमंडल में चला गया तो ये बहुत हद तक हानि पहुंचाएगा, ये हमारे लंग्स को भी हानि पहुंचाता है। और इसीलिए एक कन्वेंशन हुआ था जिसको नाम दिया जाता है मिनामाता कन्वेंशन। और इसीलिए वर्तमान सिनेरियो में ये जो गोल्ड प्रेशर है और साथ में जो पारा उत्पादन है, इसके कारण कहा जा रहा है कि ब्राजील मिनामाता कन्वेंशन का क्या अनुपालन नहीं कर रहा है। और इसीलिए ये पूरा टॉपिक आपके लिए चर्चा में है। यानी कि जनरली हम ये समझ लेते हैं कि अमेजन 1 कब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं यार, इसमें और क्या ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। परंतु पढ़ने के लिए इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है कि अकेला मैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यदि 10 घंटे आपको पढ़ाता हूं तो ये पूरा कंटेंट खत्म नहीं होगा। आप सुनते जाएंगे, मैं बोलते जाऊंगा। बट ऑब्वियस है कि भाई जब ऐसे वीडियोस आपके सामने आते हैं तो इसमें जो एंजॉयमेंट है ये नहीं होता, यानी कि ना ही बातचीत होती है ना ही कुछ शुद्ध पढ़ाई होती है। इसीलिए ये वीडियोस चलते नहीं है, इंगेजमेंट नहीं आ पाता है। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इनको एक बार शेयर अवश्य कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपको भी। तो आई थिंक आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि भाई ये अमेजन वनों का विस्तार या फिर विश्व में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार कैसे होता है, विकास कैसे होता है। अब जरा इसके बारे में एक और बात जानिए कि भाई अमेजन वन को वर्ल्ड के सबसे सघन और सबसे महत्वपूर्ण सदाबहार वनों की कैटेगरी में शामिल क्यों किया जाता है। इसको आप इस बात से समझ लीजिए कि एक वर्ष में यहां पर जितनी वर्षा होती है, कितनी, एक वर्ष में यहां पर जितनी वर्षा होती है, यदि इसको स्टोर किया जाए और पूरे वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस के तौर पर इसको निकाला जाए तो याद रखिएगा कि ये पूरे यूरोप में 3 वर्ष तक कंटिन्यूसली 24/7 वर्षा कराने के लिए पर्याप्त मानी जाएगी। साथ ही साथ एक वर्ष में यहां से जितनी जलवाष्प उत्सर्जित की जाती है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में लगभग 50 साल वो भी कंटिन्यू वर्षा कराने के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। ये 50 ईयर कहां पर, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। अब आप जरा सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मात्रा में जलवाष्प को उत्सर्जित करते हैं। साथ ही साथ एक वर्ष में जितनी ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं या फिर उत्सर्जित करते हैं, यदि वर्ल्ड की 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की मैं बात करता हूं, यानी कि एक आ जाता है भारत और एक आ जाता है चीन, यदि ये 1 साल तक इनको ये ऑक्सीजन प्रदान की जाए तो भी ये ऑक्सीजन समाप्त नहीं होने वाली। इतने अधिक आवश्यक हैं ये अमेजन वन। और इसीलिए इनको कहा जाता है विश्व के किडनी और फेफड़े, क्योंकि किडनी क्या करती है, जल शोधित करने का कार्य, साथ ही जो फेफड़े हैं ये वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और वही काम करते हैं हमारे लिए ये। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई मानव को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, जितने वनों को कट करना है, सब करे, बस मानव एक काम करे, इन अमेजन वनों को छोड़ दे। अमेजन वनों को छोड़ा है तो भाई बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता परसेंटेज, इन सभी को कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज मालूम नहीं हमारे ऊपर कब विपदा आ जाएगी। ठीक है, तो ये अमेजन वन है। अच्छा, इन अमेजन वनों के बारे में या फिर इन सदाबहार वनों के बारे में एक और बात मैं आपको बताता हूं कि जैसा मैंने अभी बताया था कि जो ऊपरी मृदा है इसमें पोषक तत्वों की कमी है, और पोषक तत्वों की कमी होने के कारण आप पाएंगे कि भाई जो पेड़ हैं अब ये अपनी जड़ों से, मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, परंतु ऊपरी मृदा में अब पोषक तत्व बचे नहीं है। इसलिए अब ये वृक्ष करेंगे क्या कि यहां से अपनी जड़ों को ये गहरा करना चालू करेंगे। परंतु एक वृक्ष भी तो बूढ़ा होता है, और इस कंडीशन में अब इन वृक्षों में इतनी क्षमता नहीं बचेगी कि ये नीचे मृदा से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाए। और इस सिचुएशन में अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो वृक्ष हैं ये अपने तनों से जड़ें निकालना प्रारंभ करेंगे। यानी कि तनों से जड़ों वाले वृक्ष भी आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे, इन अमेजन वनों के आसपास वाले रीजन में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अमेजन वनों में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर सदाबहार वन में। दूसरी बात यह है कि अब ये जो बादल हैं ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये बादल भी गति करेंगे। परंतु जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेंगे तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि इनमें जो संचित जलवाष्प है इसकी मात्रा भी कम होती जाएगी, और जब इनमें संचित जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी तो इस सिनेरियो में इनके द्वारा कराई जाने वाली जो वर्षा है ये भी कम होती जाएगी। और इनके द्वारा कराई जाने वाली वर्षा कम होती जाएगी तो भाई यहां पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली हम देखें तो 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, यानी कि लगभग 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। परंतु एक और बात याद रखो कि मैंने आपको बताया था कि ये सब क्रिया हो किसके कारण रही है, तो यहां पर एक पवन का नाम मैंने लिया था जिसको नाम दिया गया था सनमार्गी पवन का, इसके कारण ये हो रही है। और सनमार्गी पवन तो वर्ष भर चलती है, परंतु ये जिस सागर के ऊपर से चल रही है, यानी कि वाटर बॉडी,
उसमें कितनी जलवाष्प है और कितनी जलवाष्प नहीं है, ये डिपेंड करेगा मौसम के आधार पर, यानी कि साल में कौन सा महीना है। यदि मान लो उत्तरायण की स्थिति है तो जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, दक्षिणायन की स्थिति है तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप पाएंगे कि भाई वर्ष भर सनमार्गी पवन चल रही है, ये पूरी भाग में वर्ष भर वर्षा करा रही है, पर ये सनमार्गी पवन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है ये मौसम के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है, और इसीलिए यहां पर मौसमी वर्षा होती है। और मौसमी वर्षा के कारण यहां पर ऐसे वृक्षों का निर्माण होता है जो उतने ज्यादा सघन नहीं है, और इन वनों की टेंडेंसी यह है कि इनको ये पता है कि एक विशेष मौसम में हमारे पास जो जलवाष्प है इसकी कमी हो जाएगी, और इसीलिए मुझे स्वयं को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को त्यागना पड़ेगा, और इसीलिए एक स्पेसिफिक मौसम में ये अपनी पत्तियां छोड़ देंगे, और इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, पर्णपाती वन वाला एरिया। ये है हमारे पर्णपाती वन। बात समझ में आई। अब ये जो पर्णपाती वन है इनकी क्या क्या विशेषता होती है, तो आप याद रखो कि सबसे पहले इनका विकास महाद्वीपों के मध्य में होता है, इनकी जड़ें उतनी गहरी नहीं होती जितनी आपको सदाबहार वनों में देखने के लिए मिलती है। यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी भी इनकी सामान्य होती है, और ये स्वतः ही अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि नॉर्मल सी बात है। जो सूर्य का प्रकाश है ये नीचे पहुंच जाएगा, इसीलिए यहां पर आपको छोटे वृक्ष भी देखने के लिए मिलेंगे। अब जरा मेरी बात थोड़ी सी आप ध्यान से सुनिएगा। ये हैं क्लाउड्स। अब ये जो क्लाउड हैं ये आगे बढ़ते जाएंगे, बादल आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इनमें जो संचित जलवाष्प है ये अब कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। बादल नीचे आ रहे हैं, संचित जलवाष्प कम हो रही है, तो ये जो बादल हैं इनका आकार भी छोटा होता जाएगा। आकार छोटा होता जाएगा तो इनके द्वारा कराई जाने वाली जो वर्षा है ये भी कम होती जाएगी। इनके द्वारा कराई जाने वाली वर्षा कम होती जाएगी तो भाई फिर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे घास के मैदान, यानी कि अब इस एरिया में आओगे तो यहां पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे, जहां पर फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी होगी। क्यों, अभी बताता हूं। और फिर लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर मरुस्थलीय भूमि। अब जरा देखिएगा भाई, यहां पर जो रहने वाले पशु हैं, यहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक तो नहीं है ना कि आप सदाबहार वन में ही रहेंगे या फिर आप केवल और केवल पर्णपाती वन में ही रहेंगे। ऐसी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। यहां पर जो जीव जंतु हैं उनकी आवाजाही हो सकती है। जो पक्षी हैं ये पर्णपाती वन में कभी आ जाएंगे, कभी ये घास के मैदान में आवाजाही करेंगे, और इस कंडीशन में कई बार आप पाएंगे कि यहां से निकलने वाला जो अवसाद है और पर्णपाती वनों से निकलने वाला जो अवसाद है ये कई बार घास के मैदानों तक पहुंच जाएगा। और इस कंडीशन में ये जो घास के मैदान है ये स्वयं को वनों के अतिक्रमण से बचाने के लिए फॉरेस्ट फायर की विधि अपनाएंगे, अर्थात ये स्वयं में लगाएंगे आग। और आग कब लगाएंगे, तो एक विशेष मौसम होता है जिसको हम ग्रीष्म ऋतु का नाम देते हैं, और इस ग्रीष्म ऋतु के समय इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौजूद ये जो घास के मैदान है ये अपने ये सूख जाते हैं, और जो पर्णपाती वन है ये अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं। और इस कंडीशन में यदि इसके ऊपर से कोई पवन प्रवाहित हो रही है या फिर यहां पर नॉर्मल सी विंड भी चल रही है तो फिर ये सन्नी घर्षण के कारण स्वयं में आग लगा लेते हैं, और ये आग कई बार फैल जाती है कहां पर, वनों तक। इसलिए इसको नाम दिया जाता है फॉरेस्ट फायर। और कई बार आप पाएंगे कि भाई साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आपने यहां पर ये फॉरेस्ट फायर की कहानी सुनी होगी, यहां पर घटनाएं देखी होंगी, अक्सर ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। कैलिफोर्निया में तो बहुत बड़े स्तर पर ये हो रही है। अब जरा समझिएगा कि भाई ये अमेजन वन में जब या फिर इन घास के मैदानों में जब ये आग लगती है यानी कि फॉरेस्ट फायर होता है तो ये किस प्रकार से जीव जंतुओं में क्रमिक विकास की अवधारणा को जन्म देता है, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि यहां पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको दो घास के मैदान दिखाई देते हैं। एक है ऊपर वाला एरिया जो कि आता है कहां पर, वेनेजुएला के आसपास वाले रीजन में। यहां पर जो घास के मैदान है, याद रखो इसको भी मैं ग्रीन कलर से ही लिख रहा हूं, मैंने बनाया अलग कलर से है ना। यहां पर जो घास का मैदान है इसको नाम दिया जाता है लानोस, और नीचे वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है कैंपोस वाला क्षेत्र। दोनों के लिए सेम ही बात है, तो सेम ही बात मैं एक जगह पर लिखूंगा। कहां पर, कैंपोस वाले एरिया में। कारण यह कि यहां पर मैं एंडीज पर्वत के बारे में भी लिखूंगा। ठीक, गालापागोस आइलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिएगा एक बात कि ये दोनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, और उष्णकटिबंध इसलिए हैं क्योंकि ये आते हैं कर्क और मकर रेखा के मध्य वाले एरिया में, उष्णकटिबंध घास के मैदान। दूसरी बात कि इनमें जो क्रिया पाई जाती है इसको नाम दिया जाता है फॉरेस्ट फायर या फिर सामान्यतः जंगल की आग, और इसके कारण जीव जंतुओं में मिलता है आपको क्रमिक विकास। अब ये क्रमिक विकास क्यों होता है जरा इसको आप समझ लो। देखिएगा भाई, आपने कई बार सुना होगा कि जो अफ्रीका के जानवर रहते हैं ये कंपैरेटिवली मानव से थोड़े बड़े रहते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि असल में अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा फॉरेस्ट फायर होता है ना, विश्व के सबसे बड़े फॉरेस्ट फायर में से एक होता है, और इसके कारण वहां पर जानवरों का सबसे बड़ा पलायन होता है।
कहां पर? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो एरिया है और सवाना घास के मैदान वाला जो क्षेत्र है, यहां की मैं बात कर रहा हूं। और यहां से जब इन जानवरों का पलायन होता है तो आप जरा समझने का प्रयास करें बच्चे कि भाई जब ये जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जैसे कि सामान्यतः यदि हम मानव की बात कर लेते हैं तो मानव भी कई बार आप देखेंगे कि स्वयं के सर्वाइवल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। आप ऐसा मान लो कि आप रहने वाले हो कहां के? तमिलनाडु वाले एरिया के, और आप कल को आ जाते हो कहां पर? मध्य प्रदेश, या फिर आ जाते हो आप दिल्ली। तो यहां पर आने पर सबसे पहली एक्टिविटी जो आपके शरीर में होगी, पता है क्या होगी? कि आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ये तमिलनाडु के अकॉर्डिंगली ढला हुआ है। अब आप आ रहे हो एमपी से, या फिर आप आ रहे हो दिल्ली। जब आप यहां पहुंचोगे या फिर यहां पहुंचोगे तो यहां की जो जलवायु गतिविधियां हैं ये अलग हैं, यहां की जलवायु गतिविधियां अलग हैं, यहां की जलवायु गतिविधियां अलग हैं। तो आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बहुत ज्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा दिल्ली के माहौल में ढलने के लिए, एमपी के माहौल में ढलने के लिए। कई बार आप देखते हैं कि भाई आप स्वयं को लेथार्जिक फील करते हैं, है ना। कई बार आप देखते हैं कि आप उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ये बहुत कॉमन एक्टिविटी है। कारण क्या है? कारण यही है कि भाई यहाँ की जलवायु गतिविधियां अलग थी, यहाँ की जलवायु गतिविधियां अलग हैं, यहाँ की अलग हैं। आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम यहाँ के अकॉर्डिंगली ढला हुआ है, यहाँ के अकॉर्डिंगली नहीं ढला। और इस सिचुएशन में आप स्वयं को इस एक जलवायु एरिया के अनुसार ढालते हो। इसको कहा जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्वयं में कुछ चेंजेस ला रहा है, कुछ अडॉप्टेशन ये कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और जब आप बार बार किसी एरिया से किसी अन्य एरिया में शिफ्ट होते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ये धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाता है। आपकी आनुवांशिकता पर भी इसका असर पड़ता है, यानी कि बहुत हद तक आपको सकारात्मक प्रभाव इसका देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए वे सभी जीव जंतु जिनमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन पाया जाता है उनको अक्सर एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान शिफ्ट किया जाता है। इसका मेन कारण क्या है? ताकि ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, जो आनुवांशिकी विकार इनमें आया है, इसको दूर किया जा सके। शायद समझिए आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपने यदि नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बताऊंगा ये आगे कि भाई कोई भी जीव जंतु जब एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहकर प्रेजेंट करता है तो उसमें एक डिप्रेशन आ जाता है जिसको नाम दिया जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको दूर करने के लिए जैसे रेड पांडा है, रेड पांडा को पूर्वी हिमालय से उठाया गया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में शिफ्ट किया गया। इसी प्रकार से गिरवन राष्ट्रीय उद्यान से हमने कुछ शेरों को उठाया और अलग स्थानों पर शिफ्ट किया। कारण क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना था ना। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको अफ्रीका के वनों में या फिर उन क्षेत्रों में जहां पर ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में फॉरेस्ट फायर की क्रिया होती है वहां नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कि जानवरों का पलायन होते रहता है, तो जानवरों का पलायन इसी क्रमिक विकास को बहुत अधिक हद तक बढ़ा देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इन फॉरेस्ट फायर में ये जो होने वाला जानवरों का पलायन है ये परम आवश्यक हो। ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि फॉरेस्ट फायर होने से जो मृदा है ये भी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि मृदा में मौजूद जो अनावश्यक तत्व हैं ये खत्म हो जाते हैं, तो मृदा उपजाऊ हो जाती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आप पाएंगे बच्चे की कृषि पर पड़ता है, यानी कि कृषि भी उपयुक्त हो जाती है इसके कारण। बात समझ में आई? अच्छा, एक और बात कि आप इन दोनों के एरिया के मध्य में यदि देखें तो आपको एक और क्षेत्र मिलेगा जिसको मैंने ऑरेंज कलर से यहां पर ड्रॉ किया है। यह है ग्रैंड चाको वाला क्षेत्र। जब आप इस ग्रैंड चाको वाले एरिया की बात करते हैं तो जरा इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लानोस लिखना भूल गया हूं, तो पहले मैं लानोस लिख देता हूं यहां, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। दैट इज लानोस, ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, भूल मत जाना। ठीक है, यदि ये पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी हो ना तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। ठीक है, ये आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा, वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा भाई, वापस आते हैं तो यहां पर आपको मिलता है यह ग्रैंड चाको वाला एरिया। अब जरा इसके बारे में समझ लो कि ये ग्रैंड चाको क्या है। जब आप बात करते हो ना ग्रैंड चाको की, तो असल में याद रखो बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है कि क्या अमेजन वन का विस्तार आज हुआ है या फिर विकास आज हुआ है? नहीं, ये पृथ्वी पर लाखों सालों से, यानी कि जो मानव ने अध्ययन किया है इसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि पृथ्वी पर लाखों सालों से प्रेजेंट है और लाखों सालों से मौजूद होने के बावजूद भी ये आज तक टिके हुए हैं। अर्थात ये पहले और ज्यादा हो सकता है कि घने रहे हों, परंतु आप ही बताइए कि यदि यहां पर वर्षा हो रही है, हम ये बोल रहे हैं कि भाई 200 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ की जो मृदा है इसका निच्छालन हो गया है, मतलब कि मृदा के आसपास, मृदा में पानी तो पहुंचता है ना, अभी जो पानी पहुंचता है ये बहकर कहीं जाता भी होगा
और बहकर जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा पानी ही भूमिगत हो जाए, भाई बहकर कहीं पर जाएगा तो कहीं पर स्टोर भी होगा। तो ये जो अमेजन वन है, असल में मैंने एक एरिया में बस बनाया हूं। अमेजन वन के चारों ओर आपको एक दलदलीय भूमि का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। क्यों होता है इसका विकास? क्योंकि भाई ये अमेजन वन कभी ना कभी अपनी पत्तियां गिराएंगे भी, यानी कि ये जो घने वन है ये अपनी पत्तियां कभी गिराएंगे। कई बार यहां पर छोटे मोटे जीव जंतु आएंगे या फिर जो पक्षी आएंगे ये भी कई फल फ्रूट को यहां पर गिरा देंगे। कई बार आप पाएंगे कि अंदर ही बाढ़ आ जा रही है, तो इसके कारण जो छोटे मोटे कीट भक्षी पौधे हैं, ऑर्किड एबिफाइड है, ये नष्ट हो जाएंगे। और इनके लगातार जमाव के कारण यहां पर भी, यानी अमेजन वन के अंदर भी और अमेजन वन के बाहर भी एक दलदलीय भूमि का विकास होगा। और इस दलदलीय भूमि को नाम दिया जाता है क्या? ग्रैंड चाको वाला क्षेत्र। यानी कि ये ग्रैंड चाको क्या है? तो याद रखिएगा, अमेजन वनों के जैविक अवसादों के जमाव के कारण, अमेजन अवसाद के जैविक अपघटन के कारण इनका निर्माण हुआ है। ये विश्व के सबसे दलदलीय क्षेत्रों में से एक माने जाते हैं। और यहां पर क्या एक्टिविटी होती है? तो भाई यहां पर जैविक अपघटन हुआ है, मतलब कि अब यहां पर आप पाएंगे कि जो सरीसृप हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, उनकी संख्या आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो याद रखें कि एक अर्ध दलदलीय भूमि है, ना ही ये पूरा दलदल है और ना ही ये पूरा लैंड एरिया है, एक अर्ध दलदलीय भूमि है। ये भी एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि आर्द्र भूमि क्षेत्रों की कैटेगरी में इसको शामिल किया जाता है। तो इसका विस्तार केवल यहां नहीं है, आप पाएंगे कि बहुत लंबा एरिया ये है। एटलस में जाकर इन सभी को मार्क अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा, तो यहां पर आप समझ गए कि भाई सबसे पहले ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इनका विकास पश्चिम में क्यों होता है? क्योंकि ये सनमार्गी पवनों का प्रभाव होता है। और साथ ही याद रखना, एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर मरुस्थल का विकास हुआ। अब ये जो सनमार्गी पवन है ये इस प्रकार से बाहर निकलेगी महाद्वीपों से, और जब महाद्वीपों से बाहर निकलेगी तो इस सिनेरियो में जो ऊपरी फुटिक जोन का जल है इसको आगे की ओर विस्थापित करेगी। और जब फुटिक जोन का जल आगे की ओर विस्थापित होगा तो नीचे का जो ठंडा पानी है ये ऊपर की ओर आएगा। ऊपर की ओर आएगा तो यहां पर ठंडी जलधारा का विकास आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले ही बता दिया था। तो ये सिनेरियो हमारा कंप्लीट हुआ। अब वापस इस पे आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने सेल्वास के बारे में जाना, कैंपोस के बारे में जाना, लानोस हो गया, कैंपोस लानोस एक ही है। फिर हमने ग्रैंड चाको के बारे में जाना, गालापागोस आइलैंड के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, अर्थात जिनको नाम दिया जाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पंपास घास का मैदान या फिर पंपास ग्रासलैंड एरिया। कुछ ऐसे नीचे करके मैं लिखूंगा, कारण यह है कि मुझे ये पूरा पूरा बोर्ड भरना है। यदि आप वर्ल्ड में कहीं पर भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देखें तो आप इतनी बात याद रखिएगा कि ये दो चीजों के लिए बेसिकली फेमस है। और ये दो चीजें कौन सी हैं? तो एक है टूरिज्म और दूसरा आता है भाई कृषि। अब जरा देखो, मैं आपको इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको भारत के बारे में बता देता हूं। यदि आप भारत के बारे में डिस्कस करें तो यह है हमारा LAC, यहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दैट इज सिक्किम, और यहां पर आते हैं तो यह है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला सेक्शन। यहां आता है LOC, यहां आता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, और फिर ये राजस्थान वाला एरिया। इतने की हमें आवश्यकता है। जब आप इस पूरे मैप को देखते हैं तो आप पाते हैं कि भाई भारत में जो हिमालय है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यान से मेरी बात समझते जाना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, देखिएगा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, एक है काराकोरम, एक आता है लद्दाख, और एक आता है बच्चे जास्कर। कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज काराकोरम सबसे उत्तर में आता है, यह है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। फिर आती है लद्दाख श्रेणी, फिर आपको मिलेगी जास्कर रेंज या फिर जास्कर श्रेणी, कुछ इस प्रकार से विस्तृत, ठीक है। अब ये जो जास्कर श्रेणी है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको मिलेगी जास्कर श्रेणी, ठीक। इसके नीचे से चालू होता है क्या, वराध हिमालय वाला एरिया। वराध हिमालय से नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलता है ट्रांस हिमालय वाला, सॉरी लघु हिमालय वाला एरिया। यह है पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा, और दैट इज महाभारत, ठीक है। इन दोनों के मध्य में आपको नजर आता है यहां पर, इसको मैं किससे बनाऊं तो ऑरेंज कलर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। इन दोनों के मध्य में आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज वराध हिमालय वाला एरिया, कुछ इस प्रकार से। अब देखो, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको पहुंचाना यहां पर चाह रहा था कि असल में जिस शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये भारत में नहीं है। भारत भले ही शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले एरिया में नहीं आता, अब ये ऐसे आगे तक आपको विस्तृत मिलेगा, ठीक है।
भारत भले ही शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले एरिया में नहीं आता, परंतु याद रखें कि भारत में है हिमालय। हिमालय में शीतोष्ण जलवायु का विकास आपको जरूर देखने के लिए मिलता है, और हिमालय में शीतोष्ण जलवायु का विकास है, इसीलिए हिमालय में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको अवश्य विकसित देखने के लिए मिलते हैं। इनको कहा जाता है जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग। और जब आप आ जाते हैं, अब यहां से नॉर्थ ईस्ट हिमालय चालू होगा, पटकोई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी वाला एरिया, अभी मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ये तो यहां पर मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं कि ये कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर में इनको नाम दिया जाता है क्या? गुलमर्ग और सोनमर्ग। और जब आप देखते हैं उत्तराखंड में, तो इनको कहा जाता है बुग्याल और पयाल। धौलाधार, मसूरी, नागटिबा, दैट इज महाभारत। भाई जिस कलर से है उसी कलर से मैंने लिखा है, ठीक है। ये है हमारी महाभारत श्रेणी। आफ्टर दैट ये अब आप देखेंगे ये पूरा एरिया है व्राद हिमालय वाला एरिया, ठीक है। आप याद रखो कि मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एक तो टूरिज्म और साथ में एक बताया है मैंने आपको कृषि। भारत के कंटेक्स्ट में भी ये अप्लाई होता है, इसीलिए मैंने यहां पर ये मैप बनाया है। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहां आपको देखने के लिए मिलेगा व्राद हिमालय वाला एरिया। याद रखिएगा कि व्राद हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में जिस क्षेत्र को आप पढ़ते हैं, इसको नाम दिया जाता है शचर जोन वाला क्षेत्र। यानी कि व्राद हिमालय ट्रांस हिमालय से शचर जोन के माध्यम से पृथक होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा लघु हिमालय वाला एरिया। लघु हिमालय और व्राद हिमालय के मध्य में जो क्षेत्र आपको प्रेजेंट मिलता है, इसको नाम दिया जाता है घाटी क्षेत्र। और जब आप हिमालय में देखते हैं तो आपके लिए 5 घाटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है हमारी काश्मीर घाटी, जो कि पीर पंजाल और साथ में पीर पंजाल और साथ ही साथ व्राद हिमालय के मध्य में है, दैट इज कॉल्ड काश्मीर घाटी वाला एरिया। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है ये, ठीक है। यहां पर एक प्रकार के जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है भाई सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक। गिर फिरदौस नूरे जमी हस्ते अमी हस्ते अमी हस्ते अमी हस्ते, इन्हीं के बारे में ये बात कही गई थी, गुलमर्ग और सोनमर्ग। साथ ही साथ याद रखना कि फिर आता है यहां पर कुमाऊं घाटी, ठीक, कुमाऊं घाटी। फिर आती है कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है। इन दोनों में जो घास के मैदान हैं, इनको नाम दिया जाता है बुग्याल और पयाल, ठीक है। बुग्याल और पयाल ये 2 घास के मैदान हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये भी जाने जाते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आप यहां पर जाकर गेहूं की खेती कर लो, चावल उगा लो आप। असल में यहां पर जो एग्रीकल्चर होता है वो पुष्पों का होता है, ठीक है। यहां पर जो एग्रीकल्चर होता है वो केसर का उत्पादन होता है, ठीक है। और केसर का उत्पादन यानी बहुत अच्छे तरीके से यहां पर होता है। जब आप आगे आते हैं तो भाई आपको मिलेगी नेपाल घाटी, और नेपाल घाटी के बाद जब आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आपको मिलती है आसाम घाटी। तो यहां पर आपको प्रेजेंट दिखाई देती है आसाम घाटी या फिर आसाम वैली वाला ये क्षेत्र है। ये 5 घाटियां हैं यहां पर, इनको याद रखना है, ये हिमालय वाले रीजन में आती हैं। अच्छा, एक और बात कि लघु हिमालय के बाद जो आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज शिवालिक श्रेणी। और यदि बात की जाए शिवालिक श्रेणी और लघु हिमालय के मध्य जो समतल सपाट मैदान वाला एरिया है उसकी, तो इसको कहा जाता है दून या फिर द्वार। ये जैसे देहरादून हो गया, पाटली दून हो गया, कुडली दून हो गया, हरिद्वार हो गया, ये जो तमाम चीजें हैं ना, आप याद रखना जिस भी नाम के आखिर में आपको नजर आ रहा है कि भाई दून है या फिर द्वार है, आप आंख बंद करके ये मान लेना कि वो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में ही मौजूद होगा, ठीक है। किसी को बता देंगे तो स्मार्ट लगेंगे। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि भाई हम पढ़ना चालू कर रहे थे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, और वहां पर मैंने आपको बताया कि ये मेनली 2 कामों के लिए, यानी कि एक तो टूरिज्म के लिए और साथ में दूसरा ये एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं, जो दोनों ही यहां पर होता है, ठीक है। तो यहां पर फिर से मैं रिपीट करता हूं कि एक पर्यटन और साथ में दूसरा कृषि। अब पर्यटन तो आप जानते ही हैं भाई, मानव गर्म रक्त का जीव है, इसको ठंडी जगह घूमना पसंद है, इसलिए शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में ही आएगा। कृषि यहां पर किसकी होगी वो जरा मायने रखता है। देखिएगा, कृषि यहां पर 2 चीजों की जाएगी, एक है मक्का और एक है किसकी, गेहूं की। बट आप बताइए ब्राजील, अर्जेंटीना, ये जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, क्या ये शाकाहार का सेवन करते हैं? करते हैं, पर हमारे ऐसा नहीं। रोटी हमारे यहां ही बनती है ना। ये वर्ल्ड में आपको रेयर से रेयरेस्ट केस में और किसी कंट्री में देखने के लिए मिलेगी, लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। यहां पर रोटी को इंडियन ब्रेड कह के पुकारा जाता है अन्य नेशन के द्वारा। कारण क्या है, रोटी का कंसेप्ट वहां नहीं होता ना।
अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि भाई यहां पर मक्का उगा और गेहूं उगा, और दूसरी बात कृषि करने के लिए यहां पर पशुपालन को भी इन्होंने अपना लिया। अब याद रखो कि पशुओं को, वे पशु जो कि दुग्धधारी होंगे, है ना, यानी कि दुधारी पशु होंगे जो दूध देने का कार्य करेंगे, इनके लिए ये जो मक्का है ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होगा। और वे पशु जो कि दुधारू नहीं है, जो दूध देने का कार्य नहीं करते हैं, इनके लिए भी मक्का एसेंशियल माना जाता है, क्योंकि ये फैट को बढ़ाता है, ये मीट को, मांस को बढ़ाता है। तो असल में याद रखिएगा कि पशुओं को खिलाने के लिए ये मक्के का उत्पादन करते हैं, और बाहरी देशों में भेजने के लिए, यानी कि निर्यात करने के लिए, ये गेहूं का उत्पादन करते हैं। गेहूं को उगाते हैं और बाहर भेज देते हैं, वहां से इनको विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति होती है, जिसके कारण इनका व्यापार बढ़ता है। दूसरी बात कि ये मक्के को खिलाते हैं पशुओं को। पशु होते हैं दो प्रकार के, एक नर और एक मादा। अब नर को खिलाया तो जब ये प्रजनन क्रिया योग्य नहीं रह गया तो इसको कट किया गया और इससे मीट का उत्पादन कर लिया गया। दूसरी बात, मादा को खिलाया तो इससे दूध की प्राप्ति हुई, और फिर यानी कि यहां से जो डेयरी उत्पाद हैं उनकी प्राप्ति हुई, तो डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चली, और बाद में इसको भी कट किया गया और इसके द्वारा भी मीट का उत्पादन किया गया। तो ये जो सिनेरियो है याद रखिएगा, इसी कारण से आपको यहां पर मीट इंडस्ट्रीज, इसी कारण से यहां पर आपको डेयरी उद्योग, इसी कारण से आप पाएंगे कि भाई जो अर्थव्यवस्था है उसका इंडिकेटर भी इसी को कहा जाता है कि भाई यहां से आप ऐसी चीजों का उत्पादन करते हैं जिनको आप बाहर भेजकर विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अनाज का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यदि आप भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत में कश्मीर का उत्पादन बहुत अच्छे से किया जा रहा है, और एक्चुअली कश्मीर में ये जो केसर का उत्पादन हो रहा है ये ऐसा वैसा नहीं है कि भाई लोकल लेवल पर फेमस हो। याद रखो यूएन की एक साइट है जिसको कहा जाता है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, यानी कि कश्मीर में एक सिस्टम चलता है जिसको नाम दिया जाता है कोरापुट, ठीक है, नहीं सॉरी पाम्पोरे। ये पाम्पोरे क्या है, तो पाम्पोरे एक अलग ही प्रकार की टेक्निक है जिसमें केसर का उत्पादन होता है, और यूएन ने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का पार्ट बनाया है इस पाम्पोरे को। भारत में 3 है, एक और है कोरापुट और एक आता है कुटनाड जो कि केरल का है। केरल में धान का उत्पादन होता है और कोरापुट, इसमें भी धान का उत्पादन किया जाता है। तो चलो आगे आते हैं। तो ये जो पंपास घास का मैदान है इस कारण से ये फेमस है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसके नीचे वाला जो एरिया है यहां आपको देखने के लिए मिलता है एक मरुस्थलीय क्षेत्र, जो कि असल में एक पठारीय क्षेत्र है, परंतु ये पठार पूरा शुष्क हो गया है, इसीलिए इसको मरुस्थलीय क्षेत्रों की कैटेगरी में रखा जाता है। ये है हमारा पैटागोनिया मरुस्थल या फिर पैटागोनिया का पठार। इसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा कि ये जो पैटागोनिया का पठार है, ठीक है, ये अपने तांबा के उत्पादन के लिए बहुत अधिक फेमस है, और ये जिस एरिया में आता है उसका लगभग 80% पार्ट तो आपको कहां मिलेगा, अकेले चिली में। और इसीलिए जो चिली है इसको नाम दिया जाता है कॉपर कैपिटल का, अर्थात तांबा राजधानी का। ठीक है, तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए तांबा राजधानी इसका नाम पड़ गया है। बात समझ में आई? चलो आगे आ जाते हैं। अब देखिएगा यहां पर जब आप ऊपर की ओर आएंगे तो आपको एक और मरुस्थलीय भूमि मिलेगी, और ये जो मरुस्थलीय भूमि है इससे नाम दिया जाता है आटा कामा डेजर्ट या फिर आटा कामा मरुस्थलीय भूमि का। अब याद रखो कि ये जो आटा कामा मरुस्थल है ये वर्तमान में चर्चा में है, और इसका मेन कारण है कि यहां पर हाल फिलहाल में बाढ़ आ गई है। मैंने अभी आपको एक डायग्राम बताया और उस डायग्राम में मैंने आपके साथ ये साझा किया कि भाई इन मरुस्थलों का विकास कैसे होता है। याद रखिएगा कि यहां पर होने वाली जो वर्षा है ये 5 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, जब ही उस एरिया में मरुस्थलीय भूमि का विकास होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि मरुस्थलीय भूमि का अर्थ क्या होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पर यदि मरुस्थलीय मृदा मिल रही है या फिर कहीं पर वर्षा नहीं हो रही है तो वो मरुस्थल की कैटेगरी में आ जाएगा, वो तो आएगा ही, परंतु ऐसा स्थान वर्ल्ड में जहां पर किसी प्रकार का मानवाधिवास नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, जहां पर किसी प्रकार की जैव विविधता नहीं है, इसको आप मरुस्थल की कैटेगरी में डालेंगे। आटा कामा मरुस्थल में दोनों ही एक्टिविटी है कि यहां पर 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा भी हो रही है, और साथ ही साथ आप पाएंगे कि मानव अधिवास भी इसके आसपास के एरिया में नहीं है। परंतु एक चीज में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या, वो है एनपीके के उत्पादन में। 25 साल से यहां पर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं हुई, परंतु देखा गया वर्ष 2024-25 में कि यहां पर अचानक से बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहां पर मौजूद जो बालू है यानी कि मरुस्थलीय मृदा है, इसकी जो वाटर कैरिंग टेंडेंसी है ये बची नहीं थी, और इस कारण से जो पानी है इस बालू के ऊपर से बहकर निकल गया, और यहां की जो पूरे इकोनॉमी थी ये नष्ट हो गई। साथ में यहां पर बाढ़ आ गई, वो तो एक अलग कहानी। बट
प्रश्न ये उठता है कि भाई मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाढ़ आने से इकोनॉमी पर कैसे इफेक्ट पड़ सकता है, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। याद रखो, आटाकामा मरुस्थल हो या फिर वर्ल्ड का कोई भी मरुस्थलीय क्षेत्र हो, आप पाएंगे कि ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं ये एनपीके से बहुत ज्यादा समृद्ध होते हैं। कैसे बताता हूं, देखिएगा। यदि कोई भी डेजर्ट है, कोई भी मरुस्थल है, असल में ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में दो प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, एक है निवासी और एक आते हैं प्रवासी पक्षी। अब ये जो निवासी पक्षी हैं ये तो यहीं पर रहते हैं, और जो प्रवासी पक्षी हैं ये अदर एरिया से प्रवास करने के लिए आते हैं। और ये दोनों ही, ऐसा तो है नहीं भाई कि यहां पर रह रहे हैं तो खाएंगे नहीं तो भाई मल त्याग नहीं करेंगे, ये खाएंगे भी, जो नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं वो भी करेंगे। और जब ये नेचुरल एक्टिविटीज करते हैं तो याद रखिएगा कि ये जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स हैं, इनका जो मल होता है ये मानव मल के जैसा नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होता है, अर्थात इनका एक्सक्रेटा डाइल्यूटेड होगा। आपने कभी कबूतरों को देखा होगा, और कबूतरों के मल को यदि आप देखेंगे तो ये जिस स्थान पर पड़ा रहता है और यदि उसी स्थान पर पड़े पड़े ये सख्त हो जाता है तो ये एक रॉक के जैसा, एक सॉफ्ट रॉक के जैसा दिखाई देने लगता है। फिर आप पाइप उठाएं, धीरे से पानी डालें तो ये पूरा पूरा बह जाएगा। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, बताना ये चाह रहा हूं कि भाई इनका जो एक्सक्रेटा है, इनका जो मल है, ये भले डाइल्यूटेड है परंतु ये जमकर सख्त हो जाता है। और याद रखें कि ये जब सख्त होता है तो इसको कहा जाता है बर्ड ड्रॉपिंग रॉक। और ये जो बर्ड ड्रॉपिंग रॉक है ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध होती है, किससे? एनपीके से, जो कि इसेंशियल मानी जाती है रासायनिक खाद और उर्वरकों के लिए। तो असल में इन बर्ड ड्रॉपिंग रॉक को उठाया जाता है, इनको इंडस्ट्री में अर्थात उद्योग में ले जाया जाता है, उद्योग में ले जाकर इनसे बनाया जाता है क्या? रासायनिक खाद और उर्वरक। कारण यह है कि भाई ये रासायनिक, ये एनपीके से बहुत ज्यादा समृद्ध है, और इसीलिए आप पाएंगे कि हर डेजर्ट के आसपास या फिर मोस्टली डेजर्ट के आसपास एक रासायनिक खाद और उर्वरक बनाने का कारखाना आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं ये एनपीके से बहुत ज्यादा समृद्ध होते हैं। तो अब देखिए भाई, इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री क्यों लगी है? क्योंकि जो कच्चा माल है ये बाजू में, इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो मजदूर आएंगे वो वहां पर रहेंगे। जब मजदूर आएंगे तो वहां पर फिर इंफ्रा भी डेवलप होगा, इंफ्रा डेवलप होगा तो जैव विविधता आएगी, यानी कि वहां का जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है ये आपको सुव्यवस्थित तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। परंतु यदि मान लो कि ये सब कुछ हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहां पर डेजर्ट था, यानी कि यहां पर 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही थी। अब यदि मान लीजिए ये जो वर्षा है ये अचानक से ज्यादा हो जाए, ज्यादा होने की कंडीशन में ये जो बर्ड ड्रॉपिंग रॉक है ये तो है सख्त, परंतु पानी डालोगे तो ये पिघल जाएंगी, तो ये नष्ट हो गई। ये नष्ट हुई तो भाई ये जो उद्योग लगे हुए थे, उद्योग का जो कच्चा माल था यही नहीं बचा। जब उद्योग का कच्चा माल नहीं बचा तो उद्योग अब किस काम के रह गए? जब उद्योग काम के नहीं रहे तो यहां पर बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो भाई यहां की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था थी, अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने में ही जो इकोनॉमी है ये चरमरा जाएगी। 3 से 4 महीने क्यों भाई? क्योंकि असल में यहां की जो पूरी डिपेंडेंसी है ये रासायनिक खाद और उर्वरकों पर ही है, और वही नष्ट हो गई है। ठीक, उनका जो कच्चा माल था वही नष्ट हो गया है। ये हुआ कहां पर? आटाकामा डेजर्ट में, कि भाई 2024-25 में और 23-24 में यहां पर एल नीनो और लानीना के प्रभाव के परिणाम स्वरूप अचानक से बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, और यही कारण है कि यहां पर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के लिए मिलते हैं। आफ्टर दैट एक और इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये जो येलो कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है इसे नाम दिया जाता है एंडीज पर्वत वाला क्षेत्र। और ये जो एंडीज पर्वत है इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण सेम उसी प्रक्रिया के थ्रू हुआ है जिसको मैंने कल बताया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। याद रखिएगा कि जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो वर्ल्ड मैप में आप ये पढ़ते हैं कि भाई किस क्षेत्र का विस्तार या फिर किस महाद्वीप का निर्माण किस दूसरे महाद्वीप के से टूटने के कारण हुआ है। यहां पर आप पाओगे ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप वाला एरिया, ये है हमारा लाल सागर। आगे की ओर आते हैं तो दैट इज पर्सियन गल्फ या फिर फारस की खाड़ी, यहाँ पर द ग्रेट इंडिया, और ये है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। अभी उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। यहाँ पर आओगे तो ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और कल मैंने आपको जिग्स ऑफ फिट के बारे में बताया था। यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पूर्वी भाग, और यहाँ पर आता है गिनी की खाड़ी वाला एरिया। इन दोनों को आपस में आप कनेक्ट करना चाहोगे तो लगेगा कि ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा कि असल में ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुआ है, और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने के कारण प्रशांत महासागर की एक प्लेट या फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट का एक छोटा सा भाग यहां पर, जिसको नाम दिया जाता है नज़का प्लेट, इन दोनों में अभिसरण की क्रिया हुई, और इन दोनों में अभिसरण की क्रिया के कारण ही निर्मित हुआ हमारा क्या? ये पूरा पूरा
एंडीज पर्वत। अब यहां पर ये किस प्रकार का अभिसरण है, तो भाई यहां पर याद रखिएगा कि यह है महाद्वीपीय प्लेट, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी महाद्वीपीय प्लेट, और इस ओर देखने के लिए मिलती है आपको नज़्गा प्लेट। नज़्गा प्लेट के ऊपर आपको दिखाई देता है महासागर, यानी कि यह है एक प्रकार से महासागरीय प्लेट, यह है महाद्वीपीय प्लेट। जब ये दोनों ही प्लेटें टकराएंगी तो असल में ये जो नज़्गा प्लेट है इसका जो घनत्व है ये कंपैरेटिवली ज्यादा है किसके, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्लेट के। और जब इन दोनों का घनत्व, इसका घनत्व नज़्गा प्लेट का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्लेट से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ये जो नज़्गा प्लेट है ये इसके नीचे कुछ इस प्रकार से अभ्रंशित होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों का घनत्व तो ज्यादा है, ये ट्रक है, ये सेडान है, दोनों आपस में टकराएंगी तो ये नज़्गा प्लेट इसको पीछे की ओर धक्का देगी, धक्का देकर नीचे की ओर जाएगी। इसके कारण इस प्लेट पर अर्थात दक्षिण अमेरिका की प्लेट पर आना शुरू होंगे वलन कुछ इस प्रकार से, और जब इस पर वलन आएंगे तो भाई नीचे की ओर ये जा रही है, तो यहां पर नवीन वलित पर्वत तो बन गया, परंतु नीचे भरा हुआ है मैग्मा। मैग्मा के संपर्क में ये प्लेट आएगी तो ये मेल्ट होना भी चालू होगी, यानी कि ये पिघलेगी भी, और पिघलेगी तो भाई यहां का जो घनत्व है, यानी कि यहां का जो दबाव है, जो प्रेशर है, ये बढ़ेगा, और जब यहां का दबाव बढ़ेगा तो ये दबाव मुक्त होना भी चाहेगा, और दबाव मुक्त होने के लिए सहारा लेगा यहां पर मौजूद दरारों का, और ये दरारों के माध्यम से ये मैग्मा बाहर निकलेगा। अब यदि मान लो दरार ओपन है तो ये बाहर निकल जाएगा और यहां पर बन जाएंगे वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। परंतु यदि मान लीजिए दरार बंद है तो फिर यहां पर आपको लेपोलिथ लोपोलिथ देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अंतःस्थलीय आकृतियां, ठीक है, अंतःस्थलाकृतियां आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी जो कि ज्वालामुखीय मैग्मा के द्वारा निर्मित होंगी। तो दोनों ही कंडीशन, पहली जो कंडीशन मैंने बताई ये आपको एंडीज पर्वत पर मौजूद दिखाई देती है, जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई ये आपको दिखाई देगी ट्रांस हिमालय में और वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में। शायद बात समझ में आई। तो यहां पर जो एंडीज पर्वत है इसके बारे में याद रखिएगा भाई कि असल में ये दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बना है, जिनमें से एक टेक्टोनिक प्लेट का नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्लेट, है ना, जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और एक प्लेट आती है नज़्गा प्लेट जो कि असल में जस्ट अ सेकेंड, जो कि असल में प्रशांत महासागरीय प्लेट का एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि है प्रशांत महासागरीय प्लेट की ही प्लेट, ठीक है, जो कि हिस्से होते हैं कई, जैसे जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर कई प्लेटें पढ़ते हैं, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट का एक छोटा सा पार्ट है नज़्गा प्लेट। इन दोनों में अभिसरण की क्रिया हुई और इस अभिसरण की क्रिया के कारण ही निर्मित हुआ है क्या, निर्मित हुई है हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला। अच्छा, एक और बात कि असल में ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसके बारे में याद रखिएगा कि कोलंबिया से ये शुरू होती है और नीचे ये जाती है टिएरा डेल फ्यूगो तक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चिली पर जाकर ये समाप्त हो जाती है, टिएरा डेल फ्यूगो तक ये जाती है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये आपको चिली के आसपास वाले एरिया में ही मौजूद दिखाई देगी। इसको नाम दिया जाता है माउंट एकांकागुआ, कुछ यहां पर आपको दिखाई देती है। साथ ही साथ एंडीज पर्वत के बारे में याद रखो कि भाई ये नवीन वलित पर्वत तो है ही, परंतु यहां पर ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया आपको इसके कई श्रेणियों पर दिखाई देती है, इसीलिए इसको एक ज्वालामुखी पर्वत का भी नाम दिया जाता है। विश्व में यदि कोई ऐसा माउंटेन है जहां पर सबसे ज्यादा आपको एक्टिव वोल्केनो दिखाई देते हैं तो वो यही है, एंडीज माउंटेन। दूसरी बात, एक और बात याद रखना आप कि भाई कुल मिलाकर कितने ज्वालामुखी हैं इसमें, लगभग 22। ऐसा नहीं है कि रॉकीज में नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूराल में नहीं है, ऐसा नहीं है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में नहीं है, परंतु सबसे ज्यादा 22 जिनकी संख्या है वो आपको एंडीज पर्वत पर ही दिखाई देते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इनमें से कई हैं जो कि मृत हैं, कई हैं जो कि प्रसुप्त हैं, कई हैं जो कि सुसुप्त हैं, ठीक, अलग अलग इनका वर्गीकरण है, परंतु टोटल नंबर ऑफ आपको 22 एक्टिव वोल्केनो यहां पर दिखाई देते हैं। यह था हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा डिस्कशन। अब याद रखें कि आज की इस क्लास में मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को समाप्त किया है। कल की क्लास में मैं आपके साथ साझा करूंगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, यानी कि यहां पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अब हम डिस्कस करना चालू करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझाया, फिर मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको बताई। अब इन ज्योग्राफिकल लोकेशन का निर्माण कैसे हुआ है वो मैंने आपको बताना चालू किया। फिर मैंने कुछ अलग क्लाइमेटोलॉजिकल सिनेरियो फिनोमेना आपको समझाने का प्रयास किया और कुछ महासागरीय जलधाराओं के बारे में भी हमने डिस्कशन किया, और फिर हमने कुछ इकोनॉमिक बेसिस पर भी डिस्कशन किया। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा सा हमने डिस्कशन कर लिया था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।